फिर से बोल, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? रिप्रोड्यूस होना। क्या होना? क्या होना? रिप्रोड्यूस होना। आज जो हम लोग पहले देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो देखो, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, क्या बोले हम? प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, यानी कि पहले से जो ऑर्गेनिज्म है उससे नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है उसी स्पेसीज का, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। आराम से सुनो, क्या होता है? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पेसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है कि पहले से कोई ऑर्गेनिज्म है और उस ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। मेरे हाथ का मूवमेंट, मेरे बॉडी का मूवमेंट, सब पे तुम लोग का 100% कंसंट्रेशन होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं कि पहले से कोई ऑर्गेनिज्म है, इससे नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है सेम स्पेसीज का। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। डेफिनेशन क्लियर हो गया? द प्रोसेस इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म of the same species is known as reproduction. Got it? Reproduction, reproduction यानी कि पहले से जो ऑर्गेनिज्म है उससे नया ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन बच्चों? एक होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन बताइए? कौन कौन सा? ए सेक्सुअल और सेक्सुअल। ए सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन होता क्या है? ठीक है, यानी कि सर नया ऑर्गेनिज्म बनना पहले से रहे ऑर्गेनिज्म से। अब बात यह है कि ठीक है सर, रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन आखिरकार रिप्रोडक्शन होना जरूरी क्यों है? सिग्निफिकेंस क्या है रिप्रोडक्शन का? ठीक है ना, रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है? और ये सीधा पेपर में आता है कि भैया अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा ना तो अर्थ पे जो है लाइफ जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, लाइफ बढ़ नहीं पाएगा। अगर इंसान या फिर जानवर अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, अपने जैसे स्पेसीज को जन्म नहीं देगा, तब तो लाइफ ही खत्म हो जाएगा अर्थ पे से। यस और नो? हमारा सभ्यता आगे बढ़ेगा ही नहीं। समझ आ रहा है ना? तो इस कारण से जो है रिप्रोडक्शन जरूरी है। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ। और रिप्रोडक्शन जो है सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कुछ ना कुछ हर बार वेरिएशंस होते रहते हैं। जैसे कहा जाता है कि हम लोग पहले बानर थे, बंदर, मंकी, हम लोग इंसान कैसे बने? तो वो रिप्रोड्यूस होते 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 बहुत सारा वेरिएशन हुआ और फाइनली हम ह्यूमन बींग्स बन गए। अभी भी हमारे अंदर वेरिएशंस हो रहे हैं ना? अभी भी हमारे अंदर वेरिएशंस हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आएगा कि सिग्निफिकेंस क्या है बच्चों रिप्रोडक्शन का, तो क्या हम लोग इसका आंसर लिख लेंगे? लिख लेंगे ना? रिप्रोडक्शन क्या होता है ये भी बता देंगे हम लोग कि व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन। गॉट इट? अब आगे देखते हैं। हम लोग देखें बच्चों कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो टू टाइप्स के होते हैं, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल। अब देखो ये सब बचपन में हम लोग पढ़ के आए हैं कि सर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और जो ए सेक्सुअल होता है उसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना? जो सेक्सुअल होता है इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होता है, जो ए सेक्सुअल होता है इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं रहता है। जो सेक्सुअल होता है इसमें बिल्कुल आइडेंटिकल बच्चा पैदा नहीं लेता है, लेकिन ए सेक्सुअल में आइडेंटिकल बच्चा पैदा लेता है। जो सेक्सुअल होता है सर, उसके एग्जाम्पल डॉग हो गया, कैट हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गया, और ए सेक्सुअल में अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब आता, बैक्टीरिया हो गया, ये सब आता है। तो सीधा एग्जाम में आएगा व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो क्या लिख दोगे? ठीक है, तो सबसे पहले बात आता है बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंगल पेरेंट्स विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैमेट्स बोलते हैं।
तो अगर मैं पूछूं कि बताओ दोनों में से किस में गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं रहता है तो क्या बोलोगे? किस में होता है? किस में एक पेरेंट चाहिए? किस में दो चाहिए? किस में सेम टू सेम बच्चा पैदा लेता है? किस में नहीं होता है? समझ आ रहा है? आ जाओ। इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डिफरेंस क्या है सर? अब इसमें ये वही हो गया, देखो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट। बताओ किस में दो पेरेंट? किस में एक? किस में बिल्कुल रिप्लिका पैदा लेगा बच्चा? किस में वेरिएशंस आएंगे? किस में गैमेट्स होगा? किस में नहीं होगा? अदर नेम ऑफ गैमेट्स। ठीक है, यानी कि वैसा सेल जो रिप्रोडक्शन में भागीदारी ले रहा हो या फिर उसमें इन्वॉल्व हो रहा हो। समझ में आ गया यहां तक? डिफरेंस क्या है सर? ओनली वन पेरेंट नीडेड, टू पेरेंट नीडेड, सेक्स सेल नॉट इन्वॉल्व, सेक्स सेल इन्वॉल्व, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस, यानी जाइगोट का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है और इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन, गॉट इट, इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। यहां तक क्लियर है? आ जाओ अब जल्दी जल्दी बोलना मेरे साथ, ठीक है? चलो कहां लिखे थे हैं? एक मिनट बता रहे हैं, हम क्या बोले थे? लिख लो, आगे होगा, है ना? चलो बताना मेरे साथ, बताना मेरे साथ बच्चों, इसमें कितने पेरेंट्स? इसमें कितने पेरेंट्स? क्या इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होता है? इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व, इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व, गैमेट्स आल्सो नोन एज सेक्स सेल। इसमें बच्चा आइडेंटिकल होता है? इसमें आइडेंटिकल नहीं होता है। ये किसमें होता है? अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये किसमें होता है? डॉग्स, कैट, ह्यूमन बींग्स, ये सब में ये होता है। ठीक है, उसके बाद बोले कि ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। सर ये गैमेट्स क्या होता है थोड़ा सा बताइए। देखो गैमेट्स, गैमेट्स इज ऑल्सो नोन एज सेक्स सेल। गैमेट्स को क्या बोलते हैं बच्चों? सेक्स सेल बोलते हैं, यानी कि वैसा सेल जो रिप्रोडक्शन करवाने में मदद कर रहा हो या फिर इन्वॉल्व हो रहा हो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स? टू टाइप्स। कौन कौन सा होता है? एक होता है मेल गैमेट्स और दूसरा होता है फीमेल गैमेट्स। एक होता है मेल गैमेट, दूसरा होता है फीमेल गैमेट्स। What is the name of male gametes? Sperm. What is the name of male gamete? Sperm. What is the name of female gametes? ओवरी नहीं, एग, ओवम। ठीक है, एग या ओवम। अगर मैं पूछूं बताओ जो स्पर्म है वो किसका गैमेट्स है? एग। बोलना है ना प्रतीक, है ना? बोलना है क्लास में, नहीं बोलो तो नहीं सिखा पाएंगे फिर हम, है ना? हाँ। उसके बाद अगर हम बात करें कि बिल्कुल आइडेंटिकल बच्चा किसमें पैदा लेता है? दोनों गैमेट्स इन्वॉल्व किसमें होता है? गैमेट्स का अदर नाम क्या है? अमीबा किस प्रोसेस से? एसेक्सुअली। ठीक है, तो गैमेट्स कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों? कौन कौन से? मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। व्हाट इज द नेम ऑफ फीमेल गैमेट्स? एग या ओवम। ठीक है ना, एग या ओवम। अब देखो जब ये स्पर्म, जब ये ओवम या एग आपस में मिल जाता है, यानी कि इसका हो जाता है फ्यूजन। जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का होता है फ्यूजन, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। यानी कि सर जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। क्या होता है बच्चों? तो प्लस दे दिए, इसका मतलब फ्यूज कर गया, मिल गया, तो क्या हो गया, क्या बन गया? क्या प्रोसेस का नाम बताओ? फर्टिलाइजेशन हो गया। जैसे ही मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होता है तो जो पहला सेल बनता है, कम ऑन, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स सबसे पहली बार जब फ्यूज हुआ तो जो पहला सेल बनता है उस सेल का नाम है जाइगोट। क्या नाम है बच्चों? जाइगोट। जाइगोट क्या है सर? जाइगोट। जाइगोट जो है वो सिंगल सेल होता है। जाइगोट जो है वो सिंगल सेल होता है। चलो, तो सबसे पहला यानी कि हम लोग का जन्म हुआ होगा तो हम लोग सबसे पहले क्या होंगे?
जाइगोट। क्या होंगे? जाइगोट। और जाइगोट कैसे बना होगा? तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स या फीमेल गैमेट्स दोनों का फ्यूजन हुआ तो जाइगोट बन गया। ठीक है, जाइगोट के अंदर कितना सेल होता है? एक सेल होता है, पहला सेल एक सेल होता है। फिर जाइगोट के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो के बाद फीटस होता है। फीटस को हम लोग बोलते हैं अनबॉर्न बेबी। फीटस को क्या बोलते हैं बच्चों? अनबॉर्न बेबी बोलते हैं। और उसके बाद जो है प्रॉपर चाइल्ड या फिर प्रॉपर बेबी बन जाता है वो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? बताओ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स? कौन कौन से? फीमेल गैमेट्स का नाम बताइए। या फिर एग, मेल का स्पर्म, and the fusion of male gametes and female gametes is known as, after fertilization first cell produced known as after zygote, after embryo, after fetus, newborn baby, न्यूबॉर्न बेबी। और ये पूरे प्रोसेस होने में कितना मंथ? पूरे प्रोसेस होने में कितना मंथ? 9 मंथ्स। यहां तक क्लियर हो गया? पूरा क्लियर हो गया यहां तक? अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। तो बताओ, तुम लोग बताओ कि बिल्कुल जो बेबी है बिल्कुल सेम टू सेम, डिट्टो सेम किस रिप्रोडक्शन में होगा? किस में अलग अलग होगा? अच्छा, कुत्ता रिप्रोड्यूस करता है किस प्रोसेस से? सेक्सुअली या एसेक्सुअली? एसेक्सुअली ना? सेक्सुअली। हाँ हम बोलिए ना। चलो आ जाओ, समझ में आ गया पूरा बात? अमीबा, हाइड्रा, स्पायरोगैरा ये सब एग्जांपल है एसेक्सुअल का। बाकी ये बता दिया गया है कि स्पर्म और एग मिलता है तो जाइगोट बनाता है। स्पर्म को कहते हैं मेल गैमेट्स, ओवम या एग को कहते हैं फीमेल गैमेट्स। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। सब अब ये सब तुम लोग को पहले से पता है, बस ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा ध्यान दो। सबसे पहला आता है फिजन। सबसे पहला आता है फिजन। फिजन क्या होता है? फिजन जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब एक ऑर्गेनिज्म टूट करके दो ऑर्गेनिज्म बनाता है। देखो जरा ध्यान से, a unicellular organism splits or divided into two or more new organism, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म है, इससे दो ऑर्गेनिज्म बन गया, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजन बोलते हैं। समझ आ रहा है? सर एक ऑर्गेनिज्म है, इससे जो है दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म बन गया, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजन बोलते हैं। फिजन जो है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है बाइनरी फिजन, मतलब कि अगर सर पेरेंट सेल जो है अगर 2 पार्ट में टूटा तो इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। ठीक है सर। दूसरा होता है मल्टीपल फिजन, यानी कि अगर पेरेंट ऑर्गेनिज्म 2 से ज्यादा पार्ट्स में टूट गया तो उसको बोलेंगे हम लोग मल्टीपल फिजन। टफ है क्या? समझ आ रहा है ना? यानी कि सर पेरेंट ऑर्गेनिज्म 2 भाग में टूट गया तो क्या होगा? फिजन बोलेंगे उसको, बाइनरी फिजन बोलेंगे उसको। अगर पेरेंट ऑर्गेनिज्म 2 से ज्यादा पार्ट्स में टूट गया तो उसको क्या बोलेंगे? मल्टीपल फिजन बोलेंगे। क्या दिक्कत आ रहा है? अब ये करता कौन है सर? तो ये करता बाइनरी फिजन करता है अमीबा। अमीबा के जो अंदर रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअली होता है। किस प्रोसेस से? तो बाइनरी फिजन से होता है। बाइनरी फिजन मतलब अमीबा जो है 2 पार्ट में टूट जाएगा, यानी पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो 2 पार्ट्स में टूट जाएगा। उसके बाद आता है लेसिमिना। क्या आता है? लेसिमिनिया बोलो, लेसिमिना बोलो, जो बोलना है बोलो, स्पेलिंग याद होना चाहिए। ठीक है, लेसिमिनिया जो है, लेसिमिनिया और अमीबा ये 2 ऑर्गेनिज्म है जो बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। गॉट इट? कौन कौन से? अमीबा और, तुम्हारे एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एग्जांपल्स। एमसीक्यू में क्या आएगा? एग्जांपल्स आएगा। ठीक है, बताओ अमीबा और लेशिमिनिया जो है ये 2 ऑर्गेनिज्म है, किस प्रोसेस से? बाइनरी फिजन से। उसके बाद आता है मल्टीपल फिजन, मतलब कि सर पेरेंट ऑर्गेनिज्म 2 या नहीं 2 से ज्यादा पार्ट्स में जब टूट जाता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? मल्टीपल फिजन बोलते हैं। एग्जाम्पल बता दो जरा, एग्जाम्पल बताओ जरा, एग्जाम्पल बताओ जरा। प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम किस प्रोसेस से? मल्टीपल फिजन। लेसिमिनिया किस प्रोसेस से? बाइनरी फिजन। अमीबा किस प्रोसेस से? फिजन होता क्या है? बोलो बोलो बोलो। ठीक है, बताओ अगर मैं पूछूं कि गैमेट्स किस में इन्वॉल्व होता है? गैमेट्स कितने टाइप्स के होते हैं? गॉट इट?
आगे देखते हैं। उसके बाद आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट मतलब टूट जाना, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में टूट जाता है। अब बोलोगे क्या, यानी कि सर फिजन और फ्रेगमेंटेशन दोनों सेम है? इसमें भी ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में टूट रहा था, इसमें भी ऑर्गेनिज्म, देखो तो जरा ध्यान से, द ब्रेकिंग ऑफ बॉडी ऑफ अ सिंपल ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मोर पीसेज ऑन मैच्योरिंग। क्या दोनों तो सेम हो गया सर, कि मैच्योर होने के बाद ये भी टूट जाएगा, अब मैच्योर होने के बाद ये भी टूट जाएगा, ये भी टू और मोर में टूटेगा, ये भी टू और मोर में टूटेगा। तो आखिरकार सर फ्रेगमेंटेशन और फ्यूजन में डिफरेंस क्या है? बता क्या डिफरेंस है? एनीवन जो बता देगा 2 रुपए। नो बताओ। कोई भी चीज रिप्रोड्यूस करता है ना तो प्री मैच्योर में बिल्कुल नहीं करता है, ठीक है? पूरा मैच्योर होगा तब वो रिप्रोड्यूस करेगा। गॉट इट? चलो एनीवन जो बता दिया 2 रुपए मिलेगा, बताओ। वेरी नाइस, ताली बजाओ। 2 रुपए, 2 रुपए, 2 रुपए लो। हाँ ठीक बोला। देखो ये जो फ्यूजन होता है ये होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, और फ्रेगमेंटेशन होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। याद रखना, एग्जांपल हमारा स्पायरोगैरा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमीबा एंड स्पायरोगैरा? अमीबा इज अ यूनिसेलुलर एंड स्पायरोगैरा इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो फ्रेगमेंटेशन और फ्यूजन कैसे अलग है? तो फ्यूजन होगा यूनिसेलुलर में और ये होगा सिंपल ऑर्गेनिज्म या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। बोलो यस। एग्जांपल बताओ स्पायरोगैरा। अगर मैं पूछूं कि प्लाज्मोडियम, कौन बच्चों, अगर मैं पूछूं कि सर ये जो प्लाज्मोडियम है ये किस प्रोसेस से रिप्रोड्यूस कर रहा है? मल्टीपल फ्यूजन, है ना? अमीबा, लेसमिनिया, स्पायरोगैरा। उसके बाद आता है बच्चों रीजनरेशन। रीजनरेशन में थोड़ा सा ये वाला जो है इसको थोड़ा तुम लोग काट देना, ये थोड़ा सा गलत फिगर लग गया बच्चों। देखो ये है रीजनरेशन में क्या होता है। रीजनरेशन में क्या होता है कि अगर क्या होता है कि अगर हम लोग इसको, इसका नाम है प्लेनेरिया, इसका नाम है प्लेनेरिया, हालांकि ये भी ठीक हो सकता है, ये भी दोनों ठीक है। चलो, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट। कहने का मतलब क्या है? छिपकली देखो, छिपकली, छिपकली, तो छिपकली का जब पूछवा कटता है तो कुछ दिन के बाद वो पूछ वापस से आ जाता है, तो उसके पूछ में क्या हो रहा है? रीजनरेशन हो रहा है। यानी कि अगर उसका हाथ काट दोगे, हाथ नहीं पूछ, पूछ अगर काट दोगे तो पूछ वापस से रीजनरेट कर जाएगा। यानी कि उसी के बॉडी पार्ट से नया बॉडी पार्ट निकलना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? रीजनरेशन बोलते हैं। आ जाओ, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ऑफ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट। एग्जांपल हाइड्रा और प्लेनेरिया। यानी कि अगर ये प्लेनेरिया है तुम इसको काट दोगे बीच से काट दिए, मान के चलो, देखो ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा क्या है बच्चों, देखो ये हमारा प्लेनेरिया है, इसको हम बीच से काट दिए तो ये 2 भाग में बट गया, ये 2 भाग में बट गया ना। कुछ समय के बाद क्या होगा? ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म नया प्लेनेरिया बन जाएगा और ये भी नया प्लेनेरिया बन जाएगा पूरा। यानी कि इसी के बॉडी पार्ट से नया बन गया, इसके बॉडी पार्ट से नया बन गया। हाँ बोलो 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 फिर से। अच्छा हाँ ये बोल सकते हो सर, वापस रिपीट। हाँ देखो, अगर मैं ये बोलूं कि ये हमारा प्लेनेरिया है, इसको बीच से हम काट दिए, बीच से काट दिए तो एक ये पार्ट आ गया और एक ये पार्ट आ गया। कुछ समय के बाद ये पूरा पार्ट नया प्लेनेरिया बना देगा और ये भी पूरा पार्ट नया प्लेनेरिया बना देगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन। ठीक है, ये कैसा हो रहा है? एसेक्सुअली हो रहा है। यानी कि प्लेनेरिया है, इसको तुम बिच्चे से काट दिया ना तो जो नया प्लेनेरिया बनेगा वो बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम अपन पप्पा जैसा बनेगा। बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि कौन बेटा है, कौन पोता है, कौन दादा है, सब सेम। ठीक है ना, ये एसेक्सुअल का बात हम लोग कर रहे हैं। तो समझ आ गया रीजनरेशन? यस और नो? वेरी नाइस। आगे देखो, उसके बाद आता है बडिंग। देखो बडिंग यहां समझो, बडिंग, बडिंग क्या होता है बच्चों? कि होता क्या है कि जब एक पूरा ऑर्गेनिज्म जब बन जाता है, देखो ये पूरा ऑर्गेनिज्म है, ये पूरा मैच्योर ऑर्गेनिज्म है, कुछ समय के बाद इस मैच्योर ऑर्गेनिज्म से बर्ड निकलता है, बर्ड निकला, ये बर्ड जो है कुछ समय के बाद डिटैच हो जाता है, डिटैच हो गया, डिटैच होने के बाद पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज बडिंग। फिर से समझो, ये पूरा का पूरा मैच्योर ऑर्गेनिज्म है, यहां से बर्ड निकला, जैसे
फूल में निकलता है ना बर्ड्स, कली, छोटा सा बर्ड निकला, ये बर्ड इसके मेन बॉडी से डिटैच हो जाता है और डिटैच होने के बाद पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है। हेलो, यहां ध्यान दे, पहले पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है, फिर ये मैच्योर होगा, फिर यहां से बर्ड निकलेगा, डिटैच होगा, उसके बाद ये पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड बडिंग। होता क्या है देखो, अ स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी का स्मॉल पार्ट पेरेंट ऑर्गेनिज्म से ग्रो आउट यानी कि बाहर आता है एज अ बर्ड, उसके बाद विच देन डिटैच, उससे डिटैच हो जाता है, डिटैच होने के बाद एक पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। ठीक है, वापस समझो, बडिंग क्या होता है सर, पेरेंट ऑर्गेनिज्म से एक बॉडी पार्ट बाहर निकलता है, ग्रो आउट एज अ बर्ड, जिसको हम लोग बर्ड बोलते हैं। ये बर्ड जो है कुछ समय के बाद डिटैच हो जाता है, ठीक है सर, डिटैच हो गया, और उसके बाद पूरा का पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, बिल्कुल सेम टू सेम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, हाइड्रा। ये किस में होता है, हाइड्रा में होता है। किस में होता है, हाइड्रा में। अगर मैं पूछूं कि हाइड्रा में दो तरीके से चीज हो रहा है, कौन कौन सा, रीजनरेशन और, देखो हो रहा है ना, उसी के बॉडी पार्ट से नया बॉडी पार्ट बन रहा है, रीजनरेशन भी हो रहा है, और इसको क्या हम लोग बोल सकते हैं, बडिंग भी हो रहा है। मान लो कि ये हमारा हाइड्रा है, हाइड्रा को बीचे से हम काट दिए, तो बताओ, तो जो नया बर्ड जो बचेगा वो वापस से नया ऑर्गेनिज्म बनेगा कि नहीं बनेगा? वेरी नाइस। बताओ यहां तक क्या दिक्कत है? देखो इसमें क्या हो रहा है, फ्यूजन में क्या हो रहा है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये खुदे से टूट जा रहा है, इसका अस्तित्व हो गया खत्म और नया ऑर्गेनिज्म बना दिया, फिर वो टूटा, फिर वो नया बनाया। लेकिन बडिंग में क्या होता है कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, यहां से एक कली निकला, एक बर्ड निकला, और ये अलग हो गया और ये नया बना दिया। समझा? फ्यूजन में क्या हो रहा है, यही जो है अपने बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, ये खुद अपने बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। लेकिन बडिंग में क्या हो रहा है, इसमें से एक नया, मान लो ये नया बर्ड निकला, यहां पे ये नया बर्ड निकला, और नया बर्ड यहां से डिटैच हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग, ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म अलग हो गया ये, और फिर यहां से नया ऑर्गेनिज्म हाइड्रा, नया हाइड्रा बन गया। और जब बना तो दोनों के दोनों आइडेंटिकल, अलग। देखो ना क्या लिखा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो दो या दो से ज्यादा नया ऑर्गेनिज्म में टूट जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन इसमें नया बर्ड आएगा और नया बर्ड आने के बाद डिटैच होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? उसके बाद होता है स्पोर फॉर्मेशन, कुछ नहीं है। द पेरेंट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट, जिसको हम लोग स्पोर्स बोलते हैं। देखो राइजोपस है, राइजोपस में क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे राइजोपस में क्या हो रहा है ना, यहाँ पे जो है ना 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट जो है ये बना लेता है। बनाने के बाद जब पूरा बन जाता है, और जब बनने के बाद जब ये ब्रस्ट होता है, ब्रस्ट, तो पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव यूनिट छोटा 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 पूरा फैल जाता है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में फैलने के बाद जब वो जमीन पे गिरता है और जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, तो वापस से नया राइजोपस जन्म ले लेता है। ठीक है ना? बताओ इसमें कहीं भी गैमेट्स का यूज किया गया है? कहीं भी दो चीजों का फ्यूजन हुआ है? नहीं हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि ये राइजोपस है सर, राइजोपस जो है ना पूरा का पूरा अपना इंड में रिप्रोडक्टिव यूनिट को पूरा बनाएगा। बनाने के बाद ये ब्रस्ट होगा। देखो ये दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ से ये ब्रस्ट हो रहा है, और जब ये ब्रस्ट होता है तो मिट्टी में गिरता है, और मिट्टी में जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो नया राइजोपस जो है वो जन्म ले लेता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, ध्यान दो, द पेरेंट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस 100 ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट कॉल्ड स्पोर्स, which under favorable condition germinate and produce new plant। एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चों, राइजोपस हो गया। एनी डाउट? हाँ पूछो। बता रहे हैं, रीजनरेशन क्या होता है कि, हाँ पूछो पूछो पूछो, बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बोलो ना। आप बोले कि इसमें कोई रिजॉर्ट हो गया,
अरे लिजार्ड वो हम जस्ट एग्जांपल बोले, लिजार्ड जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअली नहीं। इट इज ओनली अ टाइप ऑफ एग्जांपल। जैसे हमारा लीवर भी डिजनरेट करता है। हमारा लीवर जो है, अगर तुम 75% लीवर को काट दोगे ना, 75% लीवर को काट दोगे तो वो 25% से वापस से 100% बन सकता है। तो उसके अंदर एक स्पेशल सेल होता है, हेपेटिक सेल, जिसके कारण लीवर जो है रीजनरेट कर रहा है। ठीक है, अभी हम वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, अंडा देता है ना, वो अंडा देता है ना, अंडा नहीं देता है? तो पता कर, हाँ देता है ना, देखा है ना, छिपकली का अंडा तुम लोग नहीं देखे हो? तुम लोग गांव में रहे कहाँ हो यार, नहीं देखे हो? अच्छा चलो, यहां तक बात समझ में आ गया। ठीक है, ये हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात कर रहे हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां पे उसका एक बॉडी पार्ट रिजनरेट हो रहा है, यहाँ का पूरा इंसानी मतलब नया का नया बच्चे पैदा दे दे रहा है बॉडी से। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया। थोड़ा सा जरा सा टाइम दो, अब बताओ बताओ अमीबा किस प्रोसेस से रीजनरेट करता है? बाइनरी फिजन। अगर हम पूछे लेसिमिनिया किस प्रोसेस से? अगर हम पूछे राइजोपस किस प्रोसेस से? स्पोर फॉर्मेशन। वेरी नाइस। अगर हम पूछे हाइड्रा किस प्रोसेस से? बर्डिंग एंड रीजनरेशन। अगर हम पूछे प्लेनेरिया किस प्रोसेस से? प्लेनेरिया बता, रीजनरेशन से। अगर हम तुम लोगों से पूछे, समझ आ रहा है? अगर तुम लोगों से हम पूछें कि जरा बता दो स्पाइरोगैरा किस प्रोसेस से? फ्रैगमेंटेशन। स्पोर क्या है? स्पोर इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट। ठीक है ना, जो बाद में ब्रस्ट होता है, एटमॉस्फेयर में फैलता है, जमीन पे गिरता है, फेवरेबल कंडीशन मिलता है और नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। यहां तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा लास्ट पार्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है कि पहले से कोई प्लांट है और उसमें से उसी के प्लांट के पार्ट से नया प्लांट बन रहा हो, उसी प्लांट के पार्ट से नया प्लांट बन रहा हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। अब वो प्लांट का पार्ट कुछ भी हो सकता है, स्टीम हो सकता है, रूट्स हो सकता है, लीफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है बच्चों? कोई प्लांट है पहले से, उसके स्टेम से, फ्लावर से, रूट से, लीफ से, फ्लावर से नहीं होता है बेसिकली, सॉरी फ्लावर से नहीं होता है, स्टेम से, लीफ से, रूट से अगर कोई नया प्लांट बन रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। अब ये नेचुरली भी होता है और आर्टिफिशियली भी होता है। तुम बस ये ध्यान में रखो ना कि अभी हम लोग जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, ये किसी में गैमेट्स का इन्वॉल्वेशन नहीं है। एक में ही बोले क्या कि इसका सेक्स से इसके सेक्स के साथ मिल गया, एक में ही बोले हम, एक में भी नहीं बोले। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है बच्चों? बताओ, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? बताओ। फॉर्म फ्रॉम पार्ट ऑफ ओल्ड प्लांट, न्यू प्लांट प्रोड्यूस फ्रॉम पार्ट ऑफ ओल्ड प्लांट लाइक स्टेम, लीफ और रूट्स। ठीक है, तो कैसे बनेगा? ऑफ कोर्स ना, डिटैच करेगा। जैसे देखो पीछे क्या है, पीछे देखो पीछे क्या है, पीछे देखो। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट हम लोग दो तरीके से करते हैं। एक नेचुरली होता है, इसका नाम है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम देखो, ये पत्ता है, पत्ता के ऊपर तुमको ये बर्ड दिखता होगा, दिख रहा है बर्ड ना? अब ये डिटैच करेगा, नीचे मिट्टी में गिरेगा, नया प्लांट बना देगा ब्रायोफाइलम का। ठीक है, तो देखो तो लीफ से बन रहा है ना। उसके बाद आता है, हम लोग आर्टिफिशियली करते हैं, द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मेनी प्लांट फ्रॉम वन प्लांट बाय मैनमेड मेथड। कोई गुलाब का पौधा स्टीम से तोड़ के रोपे हो घर पे अपने, बस दिस इज एग्जांपल ऑफ कटिंग। ठीक है, एग्जांपल ऑफ कटिंग, यानी कि स्टीम को काट के जाके मिट्टी में रोप दिए। स्टीम देखो, स्टीम को काट के मिट्टी में रोप दिए और यहां से नया प्लांट बन गया। ठीक है, उसके बाद होता है लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब पता है क्या होता है? कि एथी ले लो, पेड़ का जो है टहनी लेकर के जमीन में ऐसे करके मिट्टी से ढक दो, तो वहां से नया प्लांट जनरेट हो जाएगा। लेयरिंग इसको बोलते हैं। हाँ,
कांटे कहाँ है इसमें, जो है इसी का खींच के, देखो वीडियो दिखाते हैं, इसी का खींच का मिट्टी टोप दिए उसके ऊपर, तो ये नया प्लांट बन गया है यहाँ से, देखो। अरे नहीं होता, तुम लोग नहीं पढ़े होते। अब बिल्कुल इसका पोस्टमार्टम करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले बात तो ये बताइए कि सर ये जो फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट का जो सेक्स ऑर्गन होता है या फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? सेक्स ऑर्गन, ORA ऑर्गन है, ऑर्गन, ठीक है ना? हाँ आ जाओ शांत। सर फ्लावरिंग प्लांट में सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है या फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, किसको हम लोग बोलते हैं? तो याद रहे हम लोग बोलते हैं फ्लावर को। क्या बोलते, किसको बोलते हैं बच्चों? फ्लावर को। किसको बोलते हैं? फ्लावर को। फ्लावर को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। बताओ किसमें बिल्कुल सेम टू सेम बेबी पैदा लेता है? किसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होता है? गैमेट्स कितने टाइप्स के होते हैं? कौन कौन से? व्हाट इज द नेम ऑफ मेल गैमेट्स एंड व्हाट इज द नेम ऑफ फीमेल गैमेट्स? ओवम और एग। ठीक है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट मींस इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे ना, यानी कि सर मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे, यस और नो? तो पहले प्लांट के बारे में देखेंगे हम लोग और फिर किसके बारे में देखेंगे? ह्यूमंस के बारे में। ठीक है, तो बताओ, तो सर जब रिप्रोडक्शन होगा तो उसके लिए कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा, कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा। तो फ्लावर में उसका नाम क्या है? प्लांट में उसका नाम क्या है? क्या नाम है? फ्लावर। इसका मतलब ये है सर, फ्लावर में दो पार्ट्स हो सकता है, एक होगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और दूसरा होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यस और नो? यस और नो? तो आ जाओ, यहां पे हम लोग लिखते हैं क्या? फ्लावर, फ्लावर, फ्लावर। फ्लावर में सर दो पार्ट हो सकता है, एक होगा हमारा मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक होगा मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और एक होगा हमारा क्या? फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यस और नो? डन? हाँ, अभी रुक जा, मैं क्या बोला, जो पढ़ा रहा है पहले वो देख। अभी एक प्लांट में रहता है, दो प्लांट में रहता है, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, सब बताएंगे, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल का, ठीक है? 1 घंटा कोई नहीं बोलेगा, है ना? मैं बोल चुका हूं पहले ही। ठीक सर, अब बात करते हैं मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में कि अगर फ्लावर है तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम क्या है? तो याद रखना, इसका नाम है स्टेमेन। क्या नाम है बच्चों? स्टेमेन। क्या नाम है बच्चों? स्टेमेन। स्टेमेन क्या है? तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। ठीक है, अगर हम पूछे व्हाट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, तो क्या बोलोगे? स्टेमेन। और उसके बाद अगर बोले कि फीमेल का नाम क्या है, तो फीमेल का नाम होता है पिस्टिल। क्या नाम होता है? पिस्टिल। क्या नाम है बच्चों? पिस्टिल। क्या नाम है बच्चों? पिस्टिल। यानी कि सर स्टेमेन जो है वो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर में, और जो पिस्टिल है वो फीमेल का है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो स्टेमेन होता है, फिर स्टेमेन का दो पार्ट हो जाता है। स्टेमेन जो है दो पार्ट से मिलकर के बना हुआ है, एंथर और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट किसका पार्ट है? स्टेमेन का। और स्टेमेन है क्या? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। किसके अंदर? फ्लावर के अंदर। गॉट इट? तो बताओ, पहले हम लोग लिख दें यहां पे ANTHER, एंथर और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट। उसके बाद बात करें कि पिस्टिल बना हुआ है 3 ऑर्गन से मिलकर के, एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल, STYL स्टाइल, और दूसरा होता है ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। क्या हुआ बता ना, क्यों हंस रही हो? स्टाइल से गलत है क्या? STYL क्या? हाँ ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अबे तुम लोग हंस रहे हो बे, अरे मारेंगे ना, हंसो मत। हाँ ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। चलो बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर? पिस्टिल। पिस्टिल कितने पार्ट से मिलकर बना हुआ है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। बोलो मेरे साथ, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और स्टेमेन किससे बना है? एंथर और फिलामेंट। एंथर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम क्या है? फ्लावर।
फ्लावर में दो पार्ट हो सकता है, एक होगा फीमेल, एक होगा मेल। मेल का नाम बताइए स्टेमेन, फीमेल का नाम बताइए पिस्टिल। पिस्टिल कितने पार्ट से मिलकर बना हुआ है? तीन, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और स्टेमेन कितने पार्ट से मिलकर बना हुआ है? दो, एंथर और फिलामेंट। अब प्रोसेस चलता है आगे, अब चलता है प्रोसेस आगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मेल के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है सर हमारा यहां पे स्टेमेन। यस और नो बच्चों? स्टेमेन, स्टेमेन में आता है दो पार्ट, एक होता है एंथर, दूसरा होता है बच्चों फिलामेंट। वेरी नाइस, एंथर और फिलामेंट। देखो ये हमारा होता है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं बच्चों? एंथर। और इसको बोलते हैं हम लोग फिलामेंट, फिलामेंट, फिलामेंट। ठीक है, इस एंथर पे जो है ना छोटा छोटा डॉट्स होता है, इस एंथर पे छोटा छोटा डॉट्स होता है, येलोविश पाउडर होता है, छोटा छोटा डॉट्स होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलन ग्रेन। क्या बोलते हैं बच्चों? पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स। और ये पॉलन ग्रेन्स में होता है मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स। पॉलन ग्रेन में क्या होता है बच्चों? मेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स। ठीक है ना, पॉलन ग्रेन में क्या होता है बच्चों? मेल गैमेट्स होता है। तो अगर मैं ये पूछूं कि मेल गैमेट्स, फ्लावर का जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट मतलब पता है ना, सेक्स सेल। फ्लावर का जो मेल गैमेट्स है वो कहां पे होता है? तो फ्लावर का मेल गैमेट्स होता है किसमें? पॉलन ग्रेन में। पॉलन ग्रेन किस में होता है? एंथर में। एंथर किसका पार्ट है? स्टेमेन का पार्ट है। और स्टेमेन किसका पार्ट है? फ्लावर का पार्ट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? और स्टेमेन के नीचे होता है फिलामेंट, और फिलामेंट जो है वो स्टेमेन को होल्ड करके रखता है। क्या करके रखता है? होल्ड करके रखता है। आ रहा है बात समझ में? यानी कि सर ये जो फिलामेंट है, फिलामेंट का मेन काम क्या है? टू होल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, एंथर, एंथर। एंथर को होल्ड करके रखता है, एंथर को होल्ड करके रखता है कौन? फिलामेंट। ठीक है, बताओ पॉलन ग्रेन कहां पे होता है? एंथर में होता है, एंथर में होता है ना पॉलन ग्रेन। हाँ, पॉलन ग्रेन में क्या होता है? मेल गैमेट्स होता है। और एंथर को होल्ड कौन करता है? फिलामेंट करता है। और एंथर और फिलामेंट किसका पार्ट है? और स्टेमेन किसका पार्ट है? स्टेमेन है क्या? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, गॉट इट, ऑफ फ्लावर। हाँ, वेरी नाइस। आगे आ जाओ। उसके बाद अगर इसको थोड़ा सा जूम आउट करूं और इसको टिंग 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 टिंग, अब यहां आ जाओ। उसके बाद यहां हम लोग लिखते हैं बच्चों, यहां लिखते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। चलिए बताइए, अगर मैं बात करूं इसके बारे में तो ये होता है सर पिस्टिल। यस और नो? पिस्टिल होता है कि नहीं होता बच्चों? पिस्टिल होता है। पिस्टिल तीन पार्ट से मिलकर के बना होता है। सबसे पहले होता है क्या? 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 बताइए। सबसे पहले होता है स्टिग्मा, सबसे पहले होता है स्टिग्मा, उसके बाद होता है स्टाइल, और उसके बाद होता है हमारा ओवरी। ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर क्या होगा? फीमेल गैमेट्स, ओव्यूल्स। यस और नो? ओव्यूल्स होगा नहीं होगा? ओव्यूल्स, ओव्यूल्स कहां होता है? ओवरी के अंदर। ओवरी किसका पार्ट है? पिस्टिल का पार्ट है। ओवरी के ऊपर क्या होता है? स्टाइल के ऊपर क्या होता है? स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी किसका पार्ट है? पिस्टिल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है पिस्टिल। यस और नो? वेरी नाइस, गुड। अब होता क्या है बच्चों? कुछ नहीं होता है। स्टिग्मा क्या करता है? ये जो पॉलन ग्रेन है ना, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन जो है बच्चों, पॉलन ग्रेन जो है, पॉलन ग्रेन में मेल गैमेट्स है ना? मेल गैमेट्स बाय एनी एजेंट, जैसे विंड, वाटर, मॉस्किटो बोल रहे हैं, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स बाय एनी एजेंट। अगर ये उठ करके स्टिग्मा पे आके चला गया, पॉलन ग्रेन आता है सबसे पहले कहां पे? स्टिग्मा पे। तो कह सकते हैं ना कि स्टिग्मा इज अ प्लेटफॉर्म विच रिसीव पॉलन ग्रेन्स। स्टिग्मा इज अ प्लेटफॉर्म विच रिसीव्स पॉलन ग्रेन्स। यस और नो? वेरी नाइस। उसके बाद जो है यहां से जो है एक पाइप होता है, पाइप जिसको पॉलन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
इसका नाम है बच्चों पॉलन ट्यूब। बोलो, पॉलन ट्यूब नाम है। क्या नाम है? पॉलन ट्यूब। क्या नाम है? अब इसमें जो मेल गैमेट्स है ना, जिसका नाम क्या है? मेल गैमेट्स। जो मेल गैमेट्स है बच्चों, ये मेल गैमेट्स यहां से निकल के निकलने के बाद ये पॉलन ट्यूब में जाता है, जाता है और जाने के बाद यहां पे ओव्यूल्स के साथ यानी कि जो फीमेल गैमेट्स है उसके साथ मेल गैमेट्स जाकर के क्या हो जाता है? फ्यूज हो जाता है। और कह सकते हैं कि यहां पे फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। बोलो हां, गॉट इट। एंड द प्रोसेस ऑफ transferring male gametes to the stigma is known as pollination. Are you getting my point, guys? Pollination क्या होता है सर? कि अगर एंथर से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच जाता है by any agent, this process is known as pollination. ठीक है, समझ आ रहा है? बताओ, पॉलन ग्रेन को रिसीव कौन करता है? स्टिग्मा, यानी कि स्टिग्मा इज अ प्लेटफॉर्म विच रिसीव पॉलन ग्रेन। उसके बाद स्टाइल कनेक्ट स्टिग्मा टू ओवरी। ठीक है ना, समझ आ रहा है? एंड ओवरी कंटेन ओव्यूल्स दैट इज फीमेल गैमेट्स। यस और नो? और इन ओवरी मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज, देन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा? नहीं बनेगा? अरे चल ना, मान ले, बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा ना। अब होता क्या है बच्चों, होता क्या है, यहां समझ में आया? यहां तक समझ में आ गया? क्या समझ नहीं आया? बेल, अब सुन मेरी बात। तो पॉलिनेशन क्या, स्टेमन क्या है? मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। पिस्टिल क्या है? फीमेल पार्ट। पिस्टिल का 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा क्या करता है? रिसीव करता है। ठीक है, स्टाइल क्या करता है? ओवरी में क्या होता है? और कंटेन क्या करता है ओवरी? ओव्यूल्स। पॉलन ग्रेन्स कहां पे होता है? एंथर में होता है। एंथर को कौन होल्ड करता है? सबका पार्ट लिख लोगे ना, कि बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, खुद से पढ़ा हुआ है ना, क्लास 8 में हम लोग बचपन में पढ़े थे, है ना, हम ही पढ़े थे। हाँ, जो भी है। अब देखो जरा ध्यान से, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज, there are 2 types of pollination, self pollination and cross pollination. Which is better? Cross pollination is better. Got it? अब सुनो मेरी बात। There are 2 types of flower. सुनो, there are 2 types of flower, unisexual और bisexual. यूनिसेक्सुअल मतलब जिसके अंदर एक या तो फीमेल या तो मेल। अब बाइसेक्सुअल मतलब जिसके पास दोनों है। एग्जाम्पल हिबिकस, हिबिकस के पास दोनों होता है, हिबिकस के पास दोनों होता है। यानी कि अगर हिबिकस में अगर हो रहा है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन, तो वो होगा सेल्फ पॉलिनेशन। गॉट इट? अगर यूनिसेक्सुअल में हो रहा है कि मेल में से उठ करके दूसरा फ्लावर के फीमेल पार्ट में जाके घुस जा रहा है, तो ये होगा क्रॉस पॉलिनेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब बाद में जो है, बाद में जो ओवरी वाला पार्ट है, ओवरी, अब यहां से क्वेश्चन आता है, ओवरी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट्स में और फ्रूट्स में, स्पेलिंग ठीक है? ठीक है। और ये जो ओव्यूल्स है, ओव्यूल्स कन्वर्ट हो जाता है सीड्स में। बोलो हाँ, ठीक है। पीछे देखो, पीछे देखो, ये जो ओवरी है बच्चों, ये जो ओवरी है ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? फ्रूट में। और ये जो ओव्यूल्स है वो कन्वर्ट होता है किस में? सीड में। यानी कि सीड कौन बन रहा है सर? ओव्यूल्स बन रहा है सीड। फीमेल गैमेट नहीं। सीड कब बना? जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज किया तब बना। फिर पकने के बाद जो ओवरी है ना, ओवरी बन जाता है फ्रूट। और ये अब फ्रूट के अंदर जो सीड होता है वो रहता है हमारा क्या? ओव्यूल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ओवरी किस में कन्वर्ट होगा? बोलो ना, कुछ पूछना है क्या? क्या? फर्टिलाइजेशन के बाद ये रिपिंग होना शुरू होता है, पकना शुरू हो जाता है। ठीक है ना? तो इसमें ये आता है कि ओवरी किस में कन्वर्ट होता है? फ्रूट में। यानी कि जो फ्रूट खाते हैं वो होता है क्या एक्चुअली में? ओवरी होता है।
ठीक है ना। फ्लावर के बाद फ्रूट बनता है ना, फ्लावर के बाद फ्रूट कैसे बन रहा है, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद बन रहा है ना। सॉरी, ठीक है, पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन ठीक मत, ठीक तो बोले है, तो क्या बीच में बोलता रहता है, हम बोला कुछ गलत बोल दिए क्या। एनीवेज आ जाओ, तो बताओ सीड में कौन कन्वर्ट हुआ, ओव्यूल्स, और फ्रूट में कौन कन्वर्ट हुआ, ओवरी कन्वर्ट हुआ। अब थोड़ा आ जाओ नोट्स रीड करते हैं। अच्छा ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। अब थोड़ा सा यहां पे देखते हैं, अब फ्लावर का जो पार्ट होता है उसके बारे में देख लेते हैं। देखो जरा यहां से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब यहां से ध्यान देना थोड़ा सा कि जो सेक्स ऑर्गन होता है वो हमारा फ्लावर होता है। देखो ये हमारा फ्लावर का पार्ट है, देखो एंथर, एंथर ये दिख रहा है, एंथर, ये एंथर है, इसके नीचे ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट है, ये एंथर है, पार्ट ऑफ स्टिग्मा होता है, यस और नो। वो जो ये होता है ना फूल का, ये पंखुड़ी, इसको क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला पार्ट तुमको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, जो किसका पार्ट है, पिस्टिल का पार्ट है। और ये होता है सेपल्स, ये क्या होता है, सेपल्स, देखो ये ठीक है। अभी दिखाएंगे तुम लोग को शानदार इमेज, रुको, ठीक है यहां तक। अब देखो स्टेमेन का काम क्या है भैया, स्टेमेन जो है ये मेल पार्ट होता है, कंपोज ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। एंथर प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन्स जो कि येलो इन कलर होता है। पिस्टिल देखो, पिस्टिल जो है वो फीमेल पार्ट होता है जो कि कंपोज होता है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी से। ओवरी कंटेन करता है ओव्यूल्स। व्हाट कंफ्यूज कर रहे हैं क्या, अरे बैल है क्या तू एक, बिल्कुल क्या इसमें कंफ्यूजन वाली बात बता क्या। यहां से पॉलन के नीचे गया, गैमेट्स में यहां पे फ्यूज हो गया, ओव्यूल्स के साथ फ्यूज हो गया, क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया। उसके बाद पकने के बाद जो ओवरी होता है ना वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, फ्रूट में, और ओव्यूल्स कन्वर्ट हो जाता है सीड में। इसमें क्या कंफ्यूजन है, एक होता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स चीज बता रहे तो वो कंफ्यूजन जनरेट होता है, इसमें क्या है कंफ्यूजन जनरेट। अब एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो कंफ्यूजन रहेगा ही, जिंदगी भर रहेगा। इसमें कोई दिक्कत है, हाँ। तो स्टेमेन क्या है, मेल पार्ट होता है, कंपोज होता है एंथर और फिलामेंट से। एंथर प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन्स जो कि कौन सा कलर का होता है, येलो कलर का होता है। पिस्टिल जो है वो फीमेल पार्ट्स होता है, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी से मिलकर बना होता है, और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होता है, बताया ना अभी, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल्स होता है। सिपल्स देखो, सिपल्स जो है ये ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन लीफ लाइक पार्ट होता है दैट प्रोटेक्ट द फ्लावर इन इट्स बर्ड स्टेज। जब फ्लावर जब छोटा होता है ना, जब फ्लावर छोटा होता है तो सिपल्स उसको कवर करके रखता है। देखो कली देखियो फ्लावर्स का, कली गुलाब का पौधा तुम लोग देखे होगे, गुलाब का वो फूल उसको कवर करके रखता है सिपल्स। उसको जब नोचोगे तो लाल लाल निकलेगा फिर से, वही होता है सिपल्स। तो इनिशियल स्टेज में जो है वो फ्लावर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फिर पेटल्स क्या है, कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसके कारण जो है मधुमक्खियां या फिर इंसेक्ट जो है अट्रैक्ट होते हैं, इवन हम लोग भी अट्रैक्ट हो जाते हैं यही पेटल्स को देख करके, जा करके तोड़ लेते हैं ना जी, जो कि गलत बात है, नहीं तोड़ना चाहिए। तोड़ करके तुम उसका जिंदगी उसको मार दिए ना। डन यहां तक, ठीक है। ये सीधा एग्जाम में आता है, लिख दोगे कि सेपल्स का काम क्या है। तो सेपल जो है जब फ्लावर इनिशियल स्टेज में होता है, इनिशियल स्टेज में बर्ड में होता है, बर्ड में, तो उस टाइम पे प्रोटेक्ट करता है सेपल्स। पेटल्स क्या है, तो पेटल्स सर फ्लावरिंग कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है, जिसके कारण से इंसेक्ट जो है वो अट्रैक्ट होती हैं और यहां से पॉलिनेशन होता है। ठीक है, ठीक है, डन ना, यहां तक किसी को बताओ दिक्कत है कुछ, क्लियर है सब कुछ, इसमें कुछ दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। अब इसमें अगर एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे ना तो फिर सोचते रह जाओगे, या इलॉजिकल जो भी सोचोगे ना वो इलॉजिकल होगा बिल्कुल, ठीक है ना। इसमें कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं, ठीक है। आगे आ जाओ। अगर हम लोग यहां पे बात करें देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लावर, बच्चों ध्यान देना जरा सा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लावर, जो कि अभी मैंने डिस्कस किया यहां पे है ना। देखो
दो प्रकार का फ्लावर होता है, एक होता है क्या, एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसके पास या तो स्टेमेन होगा या तो पिस्टिल होगा सिर्फ और सिर्फ। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल पपाया, वाटरमेलन, और ये हो गया VVI। यहां से सीधा क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है, एमसीक्यू में सीधा क्वेश्चन आता है। पपाया और वाटरमेलन जो है ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, इसका जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल। या तो इसके पास पिस्टिल होगा या तो इसके पास स्टेमेन होगा। उसके बाद आता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि ये जो है इसके पास स्टेमेन भी होगा और पिस्टल भी होगा। जैसे हम लोग पीछे देखे हिबिकस, देखे ना हिबिकस, हिबिकस का फ्लावर देखे क्या हुआ है, और मस्टर्ड। तो ये जो है ये दोनों का तुम लोग याद रखोगे कि बाइसेक्सुअल का नाम क्या है, मस्टर्ड और हिबिकस। एक और होता है पिटूनिया, पिटूनिया करके कुछ होता है, पिटूनिया, प्यूटूनिया। तुम लोग बुक में पिटूनिया या पिटूनिया करके होता है कुछ, हाँ प्यूटूनिया है, लिखा हुआ है। ये भी फ्लावर का नाम है, चल छोड़ हटाओ, ठीक है। तो हिबिकस और मस्टर्ड, ठीक बच्चों, डन यहां तक। अब यहां पे देखो ये मैं बता दिया, जर्मिनेशन देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले होता है, देखो ये वाला पार्ट होता है स्टिग्मा, स्टिग्मा के बाद होता है स्टाइल। ये जो कनेक्ट कर रहा है स्टाइल का यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया हुआ है, ठीक कोई बात नहीं। हम लोग को पता है कि ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे पॉलिन ग्रेन यहाँ पे आया, पॉलिन ग्रेन यहाँ पे आने के बाद पॉलिन ट्यूब ये जनरेट हो गया। पॉलिन ट्यूब जनरेट होने के बाद यहाँ पे गया, और यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारा ओव्यूल्स है। ओव्यूल्स किसके अंदर है, ओवरी के अंदर है। ओव्यूल्स जो है जिसको हम लोग फीमेल गैमेट्स बोलते हैं, यहाँ पे हो जाता है फ्यूजन दोनों का, और फाइनली जो है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और उसके बाद इनिशियल स्टेज खत्म होने के बाद जब ये मैच्योर हो जाता है तो यही ओवरी कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में, और ओव्यूल्स कन्वर्ट हो जाता है सीड्स में। पॉलिन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। देखो पॉलिन ग्रेन कहां पे जर्मिनेट हुआ बच्चों, स्टिग्मा पे हुआ। पॉलिन ट्यूब ग्रो डाउनवर्ड एंड रीचेस टू द ओव्यूल्स, ओव्यूल्स के पास पॉलिन ग्रेन जनरेट होकर चला गया। मेल गैमेट्स फ्यूजेस विद फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट। गॉट इट, वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी। अब यहां पे ध्यान दो बच्चों, यहां पे ध्यान दिए थोड़ा सा। अब बात यह है कि ठीक है सर आप तो ये बता दिए कि ठीक है वहां पे जर्मिनेट हो रहा है, लेकिन जर्मिनेट हो कैसे रहा है आखिरकार, आप ये बताइए कि एंथर से जा रहा है स्टिग्मा के पास, एंथर से स्टिग्मा के पास जा रहा है, क्या जा रहा है, पॉलिन ग्रेन जा रहा है। क्या जा रहा है बच्चों, पॉलिन ग्रेन्स जा रहा है, पॉलिन ग्रेन्स जा रहा है। तो इसी जाने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। ये पॉलिनेशन टू टाइप्स के होता है, ये होता है दो प्रकार का, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। यहां तक किसी को दिक्कत है, हाँ पूछो। नहीं हो सकता है, अभी बताया ना हो सकता है। जैसे अगर ये एक प्लांट है इसके पास सिर्फ स्टेमेन है, और ये एक प्लांट है जिसके पास सिर्फ क्या है, पिस्टिल है, तो इसका स्टेमेन जो है इसके पिस्टिल में चला जाएगा नहीं, इसके एंथर से पॉलन ग्रेन निकलेगा और इसके स्टिग्मा पे चला जाएगा, तो हो गया ना पॉलिनेशन। नहीं हुआ, नहीं हुआ, हाँ। अब देखो पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टेमेन, एंथर ऑफ, अच्छा ठीक है, एंथर ऑफ स्टेमेन टू स्टिग्मा ऑफ कार्पेल। कार्पेल पता है क्या होता है, पिस्टिल या कार्पेल दोनों सेम ही है, पिस्टिल बोल लो या फिर कार्पेल बोल लो, ये दोनों जो है, ये दोनों जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब देखो दो प्रकार का पॉलिनेशन होता है, एक होता है सेल्फ, दूसरा होता है क्रॉस। पॉलिन फ्रॉम एंथर इन इज ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, जैसे हिबिकस में हो रहा था, जैसे हिबिकस में हो रहा था, उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। अगर पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू फ्लावर ऑफ वन प्लांट इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। काहे हंस रही है, हा? इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। उसके बाद ध्यान दो जरा सा, ये सब बेसिक बेसिक चीज है देखो, ठीक। अब देखिए यहां पे फर्टिलाइजेशन हो गया ना, ऑकर व्हेन द मेल गैमेट्स इन पॉलिन ग्रेन फ्यूजेस विद फीमेल गैमेट्स इन ओव्यूल, तो हो जाता है क्या, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन
पिट जाएगा। फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया। फिर फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड देखो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन zygote divided into several times to form embryo in the ovules। ovules में वही डिवाइड होता होता एक सेल, जैसे ह्यूमन में होता है, होता रहता है। होते होते जब ये मैच्योर हो जाता है, तो मैच्योर होने के बाद क्या होता है, ओव्यूल्स डेवलप अ टफ कोट एंड बिकम सीड। सीड बन जाता है। अगर हम ये बताएं, सीड अगर हम कैसे बनाएं, ये बना देते हैं सीड अगर हम ये बनाएं और इसका दो निकाल देते हैं इस तरीके से सीड, तो सीड ये बन गया। तो सीड में दो पार्ट निकलता है, एक जाता है रूट, एक जाता है सूट, जाता है ना। सीड से दो पार्ट निकलता है, एक बनता है रूट्स, दूसरा बनता है सूट। तो जो सूट बनता है उसका नाम है प्लूमुले। क्या बोलते हैं इसको, किन्हें है? हाँ, प्लूमुले है ना, प्लूमुले। जो वही है ना, क्या है, प्लूम्यूल है अंग्रेज हम प्लूमुले बोलते हैं, हम कुछ बोल देते हैं, कोई बात नहीं प्लूम्यूल। एक बनता है प्लूम्यूल जो ऊपर जाता है सूट की तरफ, एक होता है रेडिकल्स, जैसे रेडिकल ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है रेडिकल इसका नाम है, इसका नाम है क्या है, प्लूम्यूल जाता है सूट बन जाता है प्लूम्यूल, और रेडिकल बन जाता है क्या, रूट। तो एग्जाम में ये आया, बताओ कि सीड का कौन सा पार्ट रूट का है, तो क्या बोलोगे, रेडिकल ही जो है वो बड़ा होकर के बन जाता है रूट, और जो प्लूम्यूल है वो बड़ा होकर बन जाता है सूट। गॉट इट, वेरी नाइस बच्चों। इसको जो मोटा मोटा जो पेट है इसको बोलते हैं, देखो कॉटिलेडॉन। क्या लिखा हुआ है, कॉटिलेडॉन, अंग्रेज, फिर से बोल, क्या कॉटिलेडॉन, ठीक तो है, हम कॉटिएंडोम बोलते हैं, कोई बात नहीं। कॉटिलेडॉन जो है, कॉटिलेडॉन ये बीच वाला पार्ट को कहते हैं कॉटिलेडॉन, जो कि बेबी सीड को प्रोटीन प्रोवाइड करता है, बेसिकली फूड प्रोवाइड करता है, ताकि रेडिकल्स बढ़ जाए और प्लूम्यूल्स बढ़ जाए। ठीक है, तो सीड के अंदर तीन पार्ट पड़े और तीनों इंपॉर्टेंट है, प्लूम्यूल, रेडिकल और कॉटिलेडॉन। तो कॉटिलेडॉन जो है वो सीड को खाना देता है, प्रोटीन देता है, कि भैया तुम प्लूम्यूलो बड़ा होकर के सूट बन जाओ और रेडिकल बड़ा होकर के रूट बन जाओ। ठीक है, तो स्टोर फूड एंड हेल्प इन ग्रोथ। तो ऐसे फिगर बना के इंडिकेट कर सकते हो ना, रेडिकल क्या है, प्लूम्यूल क्या है, कॉटिलेडॉन क्या है, कर दोगे ना, हाँ कर दोगे। अब यहां ध्यान दो, चलो यहां तक डन हो गया। ये हमारा फ्लावरिंग प्लांट वाला खत्म हो गया। क्या था इसमें, कुछ था क्या ऐसा, कुछ खास, कुछ नहीं खास है। तो थोड़ा सा ये देख लो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये पार्ट छूट गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भैया है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स इन्वॉल्व होता है, फ्यूज होकर के जाइगोट बनाता है। ठीक है, और जब फ्यूजन होता है गैमेट्स का, तो जो नेक्स्ट जनरेशन आता है उसमें कुछ वेरिएशंस होता है, और इस तरीके से ह्यूमन जो है इवॉल्व किया है। ठीक है ना, कि ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स द चांस ऑफ वेरिएशंस आर वेरी हाई ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इस तरीके से हम लोग क्या किए, इवॉल्व किए हैं। एनी डाउट, what is the advantage of sexual reproduction, variation, evolution। ठीक है, variation और evolution, sexual reproduction is a result in genetic variation which ultimately leads to evolution of new species। दो मार्क्स का आएगा ना इसमें, वेरिएशन पॉइंट लिख दो, एक इसको बना दो, इसको बना दो, सिंपल। लेकिन ये सब पेपर में नहीं आता है ये सब चीज, ठीक है ना, उसमें सीधा स्टेटमेंट वाला में आएगा, एमसीक्यू स्टेटमेंट आएगा। ये सब लिखने में देगा, वाकई नहीं देगा। ठीक है, एमसीक्यू में आता है ये सब कि बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या एडवांटेज है भाई। तो दो एडवांटेज है, एक वेरिएशन होता है, और वेरिएशन के कारण जो है वो क्या बन जाता है, उसका स्पेसीज का इवोल्यूशन होता है। ठीक है ना, ये तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट खत्म हो गया। यहाँ पे एक बार रिवाइज कर ले, फ्लावर का सेक्स ऑर्गन का नाम बताओ, फ्लावर, हाँ ठीक है, सॉरी, प्लांट का सेक्स ऑर्गन का नाम बताओ, फ्लावर के अंदर दो पार्ट होता है, कौन कौन सा, स्टेमेन और पिस्टिल या फिर कार्पेल, पिस्टिल बोल लो या फिर कार्पेल बोल लो। स्टेमेन के अंदर दो पार्ट होता है, एंथर और स्टिग, हाँ एंथर और फिलामेंट। एंथर में पॉलन ग्रेन जनरेट होता है, पॉलन ग्रेन के अंदर होता है मेल गैमेट्स, और फिलामेंट एंथर को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। उसके बाद उसके बाद आता है तुम्हारा
पिस्टिल वाला पार्ट, तो पिस्टिल का 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन सा? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा क्या करता है? पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद जो रास्ता से मेल गैमेट नीचे जाता है उसको पॉलन ट्यूब बोलते हैं, एक ट्यूब जैसा होता है उसको पॉलन ट्यूब बोलते हैं। पॉलन ट्यूब जा करके ओवरी के साथ मैच करके और ओव्यूल्स के साथ फ्यूज करवा देता है मेल गैमेट को, ठीक है। और स्टाइल जो है, स्टाइल बीच वाला पार्ट जो है वो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करने का काम करता है। बताओ ओव्यूल्स कहां पे रहता है? ओवरी में रहता है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद, सेल डिवीजन के बाद और मैच्योर होने के बाद जो फ्रूट वाला पार्ट होता है वो एक्चुअल में होता क्या है? पहले ओवरी। अब जो सीड होता है वो एक्चुअल में क्या होता है? ओव्यूल्स होता है। सीड का टोटल 3 पार्ट होता है, प्लूम्यूल होता है, रेडिकल होता है और कॉटिलैंडोन होता है, ठीक है। जो कॉटिलैंडोन होता है वो सीड को फूड प्रोवाइड करने का काम करता है, खाना देने का काम करता है, और जो प्लूम्यूल होता है वो सूट बन जाता है, ऊपर आसमान छू लेता है, और जो रेडिकल होता है वो रूट बन जाता है। सीड हो गया, डन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। मस्टर्ड इज अ टाइप ऑफ बाइसेक्सुअल, एग्जांपल ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। और दूसरा हिबिस्कस, और उसमें क्या पढ़े थे हम लोग? यूनिसेक्सुअल में क्या पढ़े थे? वाटरमेलन एंड पपाया, इंपॉर्टेंट है दोनों। फिर हम लोग पढ़े कि जो पॉलिनेशन होता है इसका डेफिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ एंड व्हिच इज बेटर? ठीक है ना, डन, खत्म। आगे बढ़ जाए। अब शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, एनिमल या फिर ह्यूमन। बहुत सिंपल, ये भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत बेसिक बेसिक बात कह रहे हैं। देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले यहीं पे हम बता देते हैं, हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, 100% होता है। हर बार थोड़ी होता है, हर बार थोड़ी पॉलन ट्यूब बन जाएगा, हर बार थोड़ी नहीं, हाँ बिल्कुल रिजेक्ट होता है, 100% होता है रिजेक्ट, 100% होता है रिजेक्ट, बिल्कुल हर चीज में ना, हर चीज में स्पीसीज का क्या है। अब देखो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स भी बहुत काफी ज्यादा सिंपल सा ये टॉपिक है। क्या होता है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स? ह्यूमन कि हम लोग कैसे पैदा लिए हैं, हम लोग कैसे पैदा लिए इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्यूबर्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि प्यूबर्टी क्या होता है। जब बॉय एंड गर्ल सेक्सुअली मैच्योर होता है उस एज को हम लोग क्या बोलते हैं? जिस एज में मेल और फीमेल सेक्सुअली मैच्योर होता है उस एज को हम लोग प्यूबर्टी बोलते हैं, ठीक है। प्यूबर्टी क्या है? द एज एट विच द सेक्स हार्मोन्स एंड गैमेट्स बिगिंस टू प्रोड्यूस एंड द बॉय एंड गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर इज कॉल्ड प्यूबर्टी, है ना। जिस एज में बॉय एंड गर्ल में गैमेट्स बनना शुरू होता है और सेक्सुअली मैच्योर होना वो लोग शुरू करते हैं उस एज को क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी बोलते हैं। इन मेल टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म, जैसा कि हम लोग देखें स्पर्म मतलब मेल गैमेट्स, और इन फीमेल अच्छा ठीक है, टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म एंड मेल सेक्स हार्मोन जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। इन फीमेल ओवरी प्रोड्यूस करता है ओवा या फिर एग, और फीमेल सेक्स ऑर्गन ओवरी ही प्रोड्यूस करता है जिसको ओजिस्ट्रोन और प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं, ओजिस्ट्रोन और प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं, ठीक है। मेल एंड फीमेल आल्सो स्टार्ट डेवलपिंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन्स। गॉट इट? प्यूबर्टी क्या होता है सर? प्यूबर्टी जो है वैसा एज जिसमें बॉय एंड गर्ल सेक्सुअली मैच्योर होना शुरू करते हैं या फिर गैमेट्स उनके अंदर बनना शुरू होता है, उस एज को प्यूबर्टी बोलते हैं। मेल में टेस्टिस जो है वो स्पर्म बनाता है, स्पर्म मेल गैमेट्स है, और टेस्टिस ही जो है हार्मोन्स बनाता है जिसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन मेल में। फीमेल में क्या होता है? ओवरी से निकलता है ओवा जो कि क्या होता है? फीमेल गैमेट्स, और ओवरी ही प्रोड्यूस करता है 2 हार्मोन जिसका नाम क्या है? ओजिस्ट्रोन और ओवरी ही एस्ट्रोजन, चल ठीक है एस्ट्रोजन ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और, ठीक है ना। यानी कि ओवरी क्या बना रहा है सर? एस्ट्रोजन और, अब जो हार्मोन्स बन रहा है ना उसके कारण इस प्यूबर्टी वाले एज में चेंजेस आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर।
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, और इससे भारी मात्रा में तुम्हारे पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, अभी एक न्यूज बड़ा सामने आ रहा है, देखे हो कि दिल्ली के एक होटल में आग लग गया था। दिल्ली के एक होटल में आग लग गया। अब ऊपर से लोग, अब निकलने का कोई रास्ता नहीं था, तो ऊपर से लोग कूदने लगे। तो बगल में जो है एक मुसलमान का दुकान था, और उस मुसलमान का नाम पता है क्या था? नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। एक मुसलमान का दुकान था, ठीक है ना। वो मुसलमान का जो है गद्दा का दुकान था, गद्दा फोम का दुकान था। वो बिना सोचे समझे अपने दुकान से 2 लाख का गद्दा जो है पूरा सड़क पे बिछा दिया, जिसके कारण जो है बहुतों आदमी का जान बच गया, बहुतों आदमी का जान बचे। तुम सोचो कि अपने दुकान से 2 लाख का गद्दा जो है किसी और के लिए कुर्बान कर देना। बाद में उससे पूछा गया तो क्या बोलता है पता है क्या? कि हमको जो है सिविल डिफेंस का ट्रेनिंग मिला है। मेरे को पता है कि कैसे लोगों का मदद करते हैं, मेरे को पता है कि किसी को हार्ट अटैक आया है तो सीपीआर कैसे देना है। जिस कारण से जो है उस होटल से बहुत सा, तुम देखोगे ना कि ऊपर से आदमी लिटरली कूद रहा है गद्दे पे और बच जा रहा है। तो बताओ, तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम आपस में दुश्मन है? दुश्मन है जी। मुसलमान आया ना हिंदू का मदद करने के लिए, आया ना। तो क्या हिंदू खतरे में है? नहीं खतरे में है। हमारे देश से अगर ये जो गंवार जो नेता लोग हैं ना, अगर इसको तुम इरेज कर दोगे ना, तो 95% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉर्ट आउट हो जाएगा, ऐसे ही सॉर्ट आउट हो जाएगा 95% प्रॉब्लम। हम 12 साल से एक भाषण सुन रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। तो आप है ना शासन में, तो आप काहे नहीं बचा ले रहे हो? आपके घर में घुस के पहलगाम अटैक हो जा रहा है, हिंदू से पूछ के हिंदू को गोली मार ले रहा है। तो आपको बचाना चाहिए था ना हिंदू को। तुम लोग, हम लोग यंग जनरेशन है, ठीक है। अगला भाषण जब भी होगा कि हिंदू खतरे में है, मुसलमानों से खतरा है, हिंदू खतरे में है, तो इसको हम लोग को बॉयकॉट करना है। 95% प्रॉब्लम जो इरेज हो जाएगा। जो हिंदू मुस्लिम जो दंगा होता है, जो लड़ाई होता है, 95% प्रॉब्लम, 95% खत्म हो जाना है। आधा तो ये लोग भड़काऊ भाषण देता है, भड़काऊ भाषण। तो आप सत्ते में है तो आप क्यों नहीं बचा ले रहे हो हिंदू को? खाली भाषण दोगे वोट के लिए। हम लोग इतना ज्यादा सेंसिटिव है धर्म को लेकर के कि जहां हिंदू का बात आया वोट नहीं, हिंदू का बात आया तो वोट नहीं। जब वो डेवलपमेंट का बात करेगा, एजुकेशन का बात करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करेगा, तब वोट देना है। अच्छा, एक बात बताओ, इंडिया जब हिंदू और मुस्लिम के चक्कर में रहेगा तो तुमको वाकई लगता है कि 2047 तक भारत जो है डेवलप भारत रह सकता है? तुमको लगता है ये चीज हो जाएगा 2047 तक? एक पेपर ढंग से करवा नहीं पा रहा है भारत का गवर्नमेंट। तो सोच कि किस स्तर पे हमारा गवर्नमेंट जा चुका है कि एक पेपर ढंग से नहीं करवा पा रहा है, हर दूसरा पेपर लीक कर जा रहा है, हर दूसरा पेपर। बच्चा तो वैसे ही भाई डिमोटिवेट हो गया, वो किस लिए पढ़ रहा है? हम किस लिए पढ़ा रहे हो? तुम लोग किस लिए पढ़ रहे हो? एक पेपर, बेसिक चीज पेपर, जिस पे यूथ का भविष्य टिका हुआ है, वो ढंग से नहीं हो पा रहा है। अब तुमको पता है ना कि कल सीजेपी जो है 6 जून को प्रोटेस्ट करने वाली है, जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान, उसका इस्तीफा मांगने जा रही है। उसमें हम तो चाहते हैं कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो कि ये जो गवर्नमेंट है, जो अपना मनमानी कर रही है, जो कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही है, वो मजबूर हो जाए उसका रिजाइन मांगने पे। होना नहीं, दिस इज नॉट अबाउट कांग्रेस और बीजेपी, दिस इज अबाउट गवर्नमेंट, दिस इज आवर कंट्री। दिस इज नॉट अबाउट कि कांग्रेस के टाइम पे भी हो रहा था ना, तुमको लाए हैं ना सत्ता में, तो तुम उसको ठीक कहने कर दिए। तुम्हारे में क्या ज्यादा हो रहा है? तुम सत्ता में हो ना अभी, तो सब चीज डाल देंगे कांग्रेस पे। अरे कांग्रेस को हटाया ही गया है कि आप उसको सही करो, लेकिन उससे भी हालत बदतर आपके टाइम पे हो रहा है। ये चीज है ना। दिस इज नॉट अबाउट कि कांग्रेस एंड बीजेपी एंड ये एंड वो, नो, दिस इज अबाउट आवर फ्यूचर। नीट का पेपर लीक हो गया, एसएससी का पेपर लीक हो, सब में सेटिंग चल रहा है। आप क्यों नहीं रोक ले रहे हो? आप क्यों नहीं आतंकवादी का हमला रोक ले रहे हो? क्यों, क्या हो रहा है ऐसा? आपके पास किस चीज का कमी है? आपके पास सब चीज, आपके पास पैसा है, आपके पास मैन पावर है, आपके पास दिमाग है, फिर भी उसका हम लोग यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे उसका यूज? ये क्वेश्चन करना होगा। हम तो चाह रहे हैं कि कल का जो प्रोटेस्ट हो उतना शानदार प्रोटेस्ट हो कि सरकार एकदम घुटना पे बैठ जाए कि बस ठीक है, अब जो है ना, अब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा।
तुम सोचो कि अगर एक बार इसको ठीक कर दिया जाए ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिक। गोदी मीडिया भी आराम से ठीक हो जाएगी एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब बिकाऊ है, सब बिक जा रहा है सब। लेकिन फिर भी जो है हमारे देश के मुखिया को घूमने से फिर फ्रांस गए 3 दिन के लिए। क्या चल रहा है भाई? मतलब इतना फ्रस्ट्रेशन है इंसान के अंदर, फिर फ्रांस चले गए हैं। तो ये सब चीजें हैं जो आपको भी समझना पड़ेगा, जो हमको भी समझना पड़ेगा, पूरे देश को समझना पड़ेगा। अंधभक्ति से काम नहीं चलेगा, समझदार बनो, क्योंकि लॉस हमारा हो रहा है। वो लोग तो चिल मार रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं, सिक्योरिटी मिल रहा है नेक्स्ट लेवल का, पूरा मस्त एकदम जिंदगी जी रहे हैं। बोलो उनका बच्चा तो भाई विदेश में, सब मिनिस्टर का बच्चा विदेश में पढ़ रहा है। मेन तो पिसा रहे हैं हम लोग ना। आप भी पढ़ाइए थोड़ा सी एजुकेशन सिस्टम में, तब न जाने जैसे उनका बच्चा पढ़ेगा ना सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मेरा बच्चा के भविष्य का सवाल है, हमको एकदम शानदार परफॉर्मेंस करना है। लेकिन उनका बच्चा तो विदेश में पढ़ रहा है, उनको थोड़ी ठेका लेके बैठे हुए हैं। वो बस हम लोग से वोट लेंगे, हम लोग का पैसा से जाएंगे विदेश टूर मारने के लिए, हम लोग से पैसा से महल खरीदेंगे, जमीन खरीदेंगे, 500-500 करोड़ का बिजनेस बना लेंगे हमारे पैसा से। हम लोग इतने बेवकूफ हैं। धर्म, हिंदू मुस्लिम, हिंदू खतरे में है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग पढ़ो, सोचो, धर्म और उस पर जो भी बात करी उसको बॉयकॉट करो, ठीक है? समझ आ रहा है क्या बोल रहा था? 12 साल से जा रहे हैं ना, तुम कैलकुलेट करना 12 साल में कितना फॉरेन ट्यूब मारे हैं, वहां से सीख के आए, एग्रीमेंट किए, क्या डेवलपमेंट हो गया भारत में? क्या डिफेंस बजट क्या बढ़ा? अभी इधर बढ़ा है थोड़ा बहुत, उसमें भी क्या ही बढ़ गया डिफेंस बजट? क्या बढ़ गया भाई डिफेंस बजट? कुछ नहीं बढ़ा है, भ्रम है तुम्हारा। वहां जाके मेलोनी को मेलोडी दे रहे हैं, तुमको पता है कुछ? तुम जाना सर्च करना, कुछ नहीं, जाना सर्च करना कि कितना ज्यादा विजिट किए हैं, उसमें कितना काम हुआ है, जाके सर्च करना, फिर मेरे से बात करना। हम सब सर्च करके बैठे हुए हैं, समझा? खाली टूर मार हमको, मेरे को पता है कि कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम मारो टूर जितना, मैं तुमको खूब चिकन मटन खूब खाओ, मस्त चिल मारो, ठीक है? आम छील के नहीं, चूस के खाओ, जैसे खाना है खाओ, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरे को मतलब ये कि आप जा रहे हैं तो कुछ प्रोडक्टिव चीज होना चाहिए ना, हम लोग को दिखना चाहिए ना, वो चीज है दिखना चाहिए। अभी हम लोग का आम जो है जापान वापस कर दिया, ये तुम्हारा आम नहीं लेंगे, भागो यहां से। पहले हम लोग बोलते थे कि ब्रिटिशर भागो, अब लोग ब्रिटिशर बोल रहे हैं कि अब फॉरेन का लोग बोल रहे हैं ना कि इंडियन भागो हमारे कंट्री से, गो टू योर कंट्री। भारत का झंडा फाड़ दे रहा है सब। यही तो इंपैक्ट इंडिया का विश्व में। विश्व गुरु खुद से जनरेट कर लिए हैं, विश्व गुरु आपका झंडा फाड़ दे रहा है सब, अमेरिकन और ब्रिटिशर मिलकर के भगा दे रहा है। गो टू योर कंट्री, गाली देकर बोल रहा है गो टू योर कंट्री इंडियंस को। हाँ कर रहा है ना, जैसे ये सिविल डिफेंस वाला जो हम बात बताएं, इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है कि सिविल डिफेंस भैया हर स्कूल को मैंडेटरी है। मैंडेटरी, किसी को भी हार्ट अटैक आ सकता है, किसी का भी पैर टूट सकता है, किसी का भी हाथ टूट सकता है, कोई भी बीच सड़क में किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है। आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछो कि आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो कि मेसोपोटामिया का सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा रहे हो ना? वो चीज हमारे एजुकेशन, हमारे बिहेवियर में क्या इंप्रूवमेंट करेगा? कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ये सब चीज जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट सिखाओगे, ये करेगा हमारे बिहेवियर में चेंज। जैसे आप सिविल डिफेंस ट्रेनिंग हम लोग को करवाओगे कि भैया किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो उसको कैसे हेल्प करना है, किसी का हार्ट अटैक आ गया तो कैसे सीपीआर देना है, आप इन चीजों पे फोकस करवाओ भाई। आप एआई सिखाओ, आप डिजिटल इंडिया बोलते हो तो आप डिजिटली वे में हम लोग को प्रोग्रेस करवाओ। नहीं तो क्लास 9 का भी चैप्टर क्या है बताइए, भी किए थे, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। अब फिर हम लोग कहते हैं कि 2047 तक विकसित भारत हो जाएगा। जागो ग्राहक जागो, ये रॉन्ग नंबर है, ठीक है? हम लोग को जागना पड़ेगा, ठीक? एजुकेशन का मतलब ये है कि वो आपके बिहेवियर में शो होना चाहिए, वो आपके पर्सनालिटी में शो होना चाहिए एजुकेशन, कि भैया हम पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना, मेरे को ये चीज पता है, ठीक है? लेकिन इसको प्रमोट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही है, कोई भी काम नहीं कर रही है, क्योंकि एजुकेशन का स्तर हमारे यहां बद से बदतर है, ठीक है? तो तुम लोग भी पढ़ो, एग्जाम दो, क्या करोगे अब? एनीवेज छोड़ो, फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है ना मेरे अंदर।
तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, तो ये जो है ना, क्या पढ़ा रहे थे वैसे, हाँ, तो मेल के अंदर क्या है, मेल के अंदर जो टेस्टिस होता है वो स्पर्म को प्रोड्यूस करवाता है, स्पर्म जो और टेस्टिस स्पर्म के साथ साथ हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करवाता है। हार्मोन्स में होता है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में जो है ओवरी से निकलता है ओवा या फिर एक जो कि फीमेल गैमेट्स है, और वो जो है दो हार्मोन जिसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करवाता है, जिसके कारण जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होता है बॉयज एंड गर्ल्स में प्यूबर्टी एज में। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है कि हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट, ये सब जो है तुम लोग को पता है, ये सब हम लोग क्लास 8 में ही पढ़े हुए हैं कि हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट, प्यूबिक रीजन, चेस्ट एंड फेस, बॉडी बिकम मस्कुलर, ये बॉयज में है, वॉइस डीप हो जाता है, चेस्ट एंड शोल्डर जो है ब्रॉड हो जाता है। फिर फीमेल्स में भी ये है, और ये बहुत वीबीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधे एग्जाम में आता है कि कौन कौन सा चेंजेस होता है बॉयज एंड गर्ल्स में प्यूबर्टी में। कुछ नहीं हो सकता है ना, हाँ ये होता है, जैसे कि क्या होता है, जैसे कि किसी किसी में 10th में ही बहुत भारी भारी दाढ़ी आ जाता है, इसका मतलब ये है कि उसका जो है जो हेयर हार्मोन, हेयर ग्रोथ है वो ज्यादा है, हेयर ग्रोथ हार्मोन है वो ज्यादा है। ये बहुत बड़ा पैनिक मचाने वाली बात नहीं है, किसी में बहुत ज्यादा होता है, किसी में बहुत कम होता है, यही डिपेंड करता है आपके हैबिट पे, हैबिट मतलब रूटीन पे, मतलब आप क्या खा रहे हो, क्या वर्कआउट कर रहे हो। अगर आप प्यूबर्टी एज में शानदार वर्कआउट करते हो, शानदार चीज खाते हो, आपका सारा बैलेंस, सारा जो हार्मोन्स वो बैलेंस्ड होगा। लेकिन आप प्यूबर्टी एज में मस्त 12 बजे उठ रहे हो, आप चिप्स पिज्जा बर्गर खा रहे हो, तो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा हार्मोन्स, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गया तो फिर हर तरीके से तुम डिस्टर्ब हो जाओगे। तो उसमें कुछ कुछ होता है कि क्या तुमको बियर्ड चाहिए, इसी कारण से पूछ रहे हो तुम ना, हाँ, तो होता है किसी किसी के अंदर थोड़ा लेट से आता है, किसी किसी के अंदर, और ये एज थोड़ी है तुम्हारा, अभी तुम और बड़े होगे ना, 18 साल 19 साल 20 साल, तब बियर्ड है, तब ठीक है। अभी यार 14 साल के हो, तुमको बियर्ड चाहिए, अच्छा जो भी है 15-16 को तुमको पूरा मेरे जैसा बियर्ड चाहिए, नहीं गजब हो। जैसे मेरा 10th में आ गया था अच्छा खासा, क्योंकि मेरे अंदर हेयर हार्मोन ज्यादा होगा शायद, दैट्स व्हाई आया है, हाँ ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। और जैसे ही हार्मोन्स अगर डिसबैलेंस हुआ तो सब कुछ डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इस कारण से हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए आप प्रॉपर वर्कआउट करें, 1 घंटा तो सर सबको वर्कआउट करना चाहिए, 1 घंटा, 1 घंटा मतलब खींच करके, वैसे आइडियल होना चाहिए 40 to 45 मिनट्स, जिसमें पूरा स्वेटिंग हो भरपूर मात्रा में। 24 घंटा में आपको 30 to 40 मिनट पूरा स्वेटिंग करवाना है, पूरा स्वेटिंग, एक्सट्रीम वर्कआउट करना है, जिस कारण जैसे ये खो जाता है ना, तो ये खोना बंद हो जाएगा, क्लास में बैठे बैठे खो जाता है, जोन आउट। तो यही रीजन है, हार्मोनल डिसबैलेंस, सबका यही रीजन है, ठीक है ना। देखो हार्मोन्स दोनों में होता है, जैसे कि फीमेल में भी होता है टेस्टोस्टेरोन, पता है तुमको, पता होना चाहिए, फीमेल में भी होता है टेस्टोस्टेरोन, लेकिन वो बहुत ज्यादा कम होता है। किसी किसी फीमेल में अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है तो वो जो है उसके अंदर मेल कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, आवाज एकदम भारी हो जाएगा, शरीर एकदम हो जाएगा मेल जैसा, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, मूंछ आ जाएगा पूरा, ठीक है ना। अभी एक बच्ची ट्रोल हो रही थी ना, 10th की टॉप की थी, ये समाज का बहुत शर्मनाक चीज है, ये समाज के लिए बहुत शर्मनाक चीज है ये चीज, ठीक है ना। फिर मेल में भी होता है दोनों हार्मोन्स, ऑस्ट्रेजोन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन्स होता है। तो मेल में अगर ये दोनों हार्मोन्स अगर ज्यादा डेवलप हो गया तो मेल के अंदर लड़की वाला बिहेवियर आ जाता है, जैसे जो चलता है तो थोड़ा लड़की टाइप चलेगा, आवाज एकदम पतला निकलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, हार्मोनल डिसबैलेंस होना ये कॉमन बात है, ठीक है ना। और इस पे बहुत ज्यादा वो भी नहीं करना है, जैसे ये हंस रहा है तो अभी पिटा जाएगा अभी मेरे से 2 थप्पड़, बस रो देगा, काहे हंस रहा है, हाँ? वीनस में कौन, शिवम और भव्य शायद हंस रहा था, बाहर भगा दिए थे उसको, अब वो तो उठा बैठा कर 50 बार सबके सामने, इसमें हंसने वाली कोई वाकई बात नहीं है। अभी तुम्हारा आवाज पतला रहता तो क्या होता, हरामखोर। अब देखिए यहाँ पे, नहीं ये सब चीज गलत है ना। अब हम लोग को पढ़ना है क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो जो मेल स्पर्म बन रहा था किस ऑर्गन से बन रहा था,
टेस्टिस से बन रहा था। और एक हार्मोन्स का नाम बताइए जिसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन, मेल में। अब होता क्या है कि प्रोड्यूस स्पर्म करता है, द मेल सिस्टम कंसिस्ट पोर्शन ऑफ, ठीक है, जैसे स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, डिलीवर स्पर्म, जो ऑर्गन है मेल का, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो दो काम करता है, एक तो स्पर्म को जनरेट करवाता है और दूसरा जो है वो स्पर्म को ट्रांसफर करता है किसमें, फीमेल बॉडी में, ठीक है, दो ऑर्गन है। अब सबसे पहले ये ऑर्गन के बारे में एग्जाम में भर भर के पूछता है, मेल के बारे में, जैसे ध्यान दो यहाँ पे सबसे पहले आता है टेस्टिस। टेस्टिस जो है बेसिकली, टेस्टिस जो है ये, इसका नाम है टेस्टिस, ये जो है ये हमारा टेस्टिस होता है। ये टेस्टिस में क्या जनरेट होता है, स्पर्म जनरेट होता है और हार्मोन्स ये निकालने का काम करता है। टेस्टिस जिस बैग में होता है उस बैग का नाम है क्या, 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 स्क्रोटम। हाँ, उस बैग का नाम है स्क्रोटम, स्क्रोटम। अब ये मान लो ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस है, टेस्टिस एक थैला में बंद होता है और ये जो है बॉडी के बाहर होता है। क्यों, क्योंकि टेस्टिस को स्पर्म का फॉर्मेशन करवाने के लिए हमारे, चुप कर, हमारे बॉडी से 2 डिग्री, आधा तू ही पढ़ा ले, हमारे बॉडी से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम चाहिए स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। फिर टेस्टिस के यहाँ पे जो एक तार लगा होता है इस तरीके से, इस तरीके से, इसका नाम है इपिडर्मिस। इपिडर्मिस क्या करता है, इपिडर्मिस, इपिडर्मिस ने इपिडिडमिस था, इपिडिडमिस, इपिडिडमिस नहीं लिखा हुआ है, इसमें पढ़ना नहीं है। तो स्पर्म यहाँ पे प्रोड्यूस करने के बाद इपिडिडमिस के पास जाता है और इपिडिडमिस जो है स्पर्म का ट्रेनिंग करवाता है, ट्रेनिंग करवाता है तुमको कैसे मूव करना है। इपिडिडमिस को कहते हैं ट्रेनिंग स्कूल ऑफ द स्पर्म, ठीक है। उसके बाद जो है स्पर्म जो है देखो, स्पर्म जो है स्पर्म जो है ऊपर जाता है, स्पर्म जो है ऊपर जाता है, स्पर्म जो है ऊपर जाता है। इसके बारे में हमको लगता है एपिडिडमिस के बारे में नहीं दिया होगा, ठीक है। स्पर्म ऊपर जाता है किससे, तो वास डिफरेंस से, वास डिफरेंस से स्पर्म जो है ऊपर जाता है। यहां ध्यान दो, पहले इसको पढ़ लेते हैं, आ जाओ। टेस्टिस क्या है, टेस्टिस जो है वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है मेल का। ये लोकेटेड होता है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर से की ओर प्रेजेंट होता है। स्क्रोटम में, स्क्रोटम क्या है, बैग में जिसमें टेस्टिस रहता है उसको स्क्रोटम बोलते हैं। क्यों बाहर रहता है, क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन के लिए जो है लोअर टेम्परेचर चाहिए हमारे नॉर्मल बॉडी से। कितना डिग्री सेल्सियस, करीबन 2 डिग्री सेल्सियस। फंक्शन क्या है कि ये फॉर्मेशन करता है स्पर्म का और सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के कारण क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल सेक्स हार्मोन होता है और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करवाता है उसमें, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को रेगुलेट करता है, क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को रेगुलेट करवाता है। तो टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन लिख दोगे ना, सेकेंड नहीं लिख पाओगे, पहले सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करवाता है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है और स्पर्म का रेगुलेशन करवाता है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे स्पर्म बना, स्पर्म बनने के बाद जो है ये जो है इस ट्यूब के साथ ऊपर जाता है। इस ट्यूब का नाम क्या है, इस ट्यूब का नाम है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जो है वो डिलीवर करता है स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा। टेस्टिस से यूरेथ्रा के पास जो है, अभी हम फिगर दिखा देते हैं 2 मीटर को, टेस्टिस से यूरेथ्रा के पास जो है वो क्या कर देता है, डिलीवर कर देता है। अब देखो ध्यान से, यूरेथ्रा, अब जैसे ही रास्ता में जाता है तो रास्ता में उसको 2 ग्लैंड मिलता है। 2 ग्लैंड कौन कौन सा है, एक है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड और दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमी वेसिकल ग्लैंड और दूसरा क्या है बच्चों, प्रोस्टेट ग्लैंड है। अब ये दोनों मिल करके क्या करता है कि जो स्पर्म है, स्पर्म के अंदर जो है लिक्विड भरता है, न्यूट्रिशन भरता है, सेमी वेसिकल ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड। देखो बोथ दीज ग्लैंड आर फ्लूइड secretion to the sperm which make the transport of sperm easier and provide nutrition। अगर हम बोले कि जो स्पर्म है, स्पर्म को जो है लिक्विड वे में कौन चेंज किया, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल ग्लैंड जो है उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज करता है और न्यूट्रिशन जो है यहीं पे मिलता है स्पर्म को। और यहाँ पे जो है स्पर्म का नाम चेंज होकर के हो जाता है सीमेन। क्या हो जाता है, सीमेन। सीमेन क्या है सर, तो स्पर्म में जब न्यूट्रिशन मिल गया, स्पर्म जो है और जो है फ्लूइड बन गया ताकि वो इजिली मूव हो सके, तो उसका नाम क्या है, सीमेन। समझ में आ गया, यानी कि फ्लूइड प्लस न्यूट्रिशन बराबर सीमेन। और सीमेन कहां पे बना, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल ग्लैंड के हेल्प से बनता है, ठीक है।
उसके बाद देखो यूरेथ्रा से जो है एक कॉमन पाथवे एडेड रहता है जिसको पेनिस बोलते हैं, वहां से जो है स्पर्म जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है, वहां से स्पर्म डिस्चार्ज हो जाता है टू द फीमेल बॉडी। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ पेनिस? द रोल ऑफ पेनिस इज ओनली टू डिलीवर स्पर्म फ्रॉम मेल बॉडी टू द फीमेल बॉडी, दैट्स इट। ठीक है, यूरेथ्रा जो है एक कॉमन पाथवे होता है जहां से स्पर्म भी आता है और यूरिन भी आता है। जब यूरिन आएगा तो स्पर्म नहीं आएगा, और जब स्पर्म आएगा तो यूरिन नहीं आएगा, दोनों अल्टरनेट वे में होता है। ऐसा नहीं है कि स्पर्म और यूरिन दोनों आ रहा है। अगर स्पर्म और यूरिन दोनों आ रहे इसका मतलब आप बहुत खतरनाक बीमारी के शिकार हो चुके हो और जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाओ। अब देखो स्पर्म, हम लोग को पता है स्पर्म का सर हेड होता है, बीच में मिडिल पार्ट होता है, उसके बाद टेल होता है। टेल से क्या करता है, स्पर्म मूव होता है, टेल से मूव होता है स्पर्म। ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया, मिडिल पार्ट में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया से क्या करता है, उसको एनर्जी मिलता है ताकि वो मूव कर सके इनसाइड द फीमेल बॉडी। ठीक है, और आगे में होता है, हेड में होता है न्यूक्लियस, और वही फाइनली जो हेड है वो जाकर के एग में जाकर के वहां पे क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है उसका। बहुत स्पीड हो गया क्या? आराम आराम सोचो। टेस्टिस से स्पर्म जनरेट हुआ और सेक्स हार्मोन जनरेट हुआ। स्पर्म जनरेट होने के बाद वो जाता है कहां पे, वो जाता है वास डिफरेंस से कहां गया, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड में और प्रोस्टेट ग्लैंड में। वहां पे उसको और ज्यादा फ्लूइड मिला और न्यूट्रिशन मिला, जिस कारण से वो इजीली क्या हो सकता है, मूव कर सकता है, और उसके अंदर स्टैमिना होने से न्यूट्रिशन मिला, बेसिकली पोषक तत्व मिला। उसके बाद जो है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड के बाद जो है, उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू जो है वो पेनिस के थ्रू फीमेल बॉडी में चला जाता है। ठीक है, यूरेथ्रा जो है वो कॉमन पाथवे है यूरिन और स्पर्म के लिए। ठीक है, स्पर्म का हेड होता है, मिडिल पार्ट होता है, टेल होता है। किस पार्ट से स्पर्म मूव कर पाता है, तो टेल पार्ट से मूव कर पाता है। किससे स्पर्म को एनर्जी मिलता है, मिडिल पार्ट जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। न्यूक्लियस किस पार्ट में होता है, तो हेड में होता है न्यूक्लियस। गॉट इट बच्चों? ठीक है, लिख लोगे ना, लिख लोगे। पेनिस क्या है, पेनिस इज जस्ट ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन विच ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम ह्यूमन बॉडी विच टू फीमेल, मेल बॉडी टू द फीमेल बॉडी। उसके बाद आता है हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में। तो सबसे पहले फीमेल गैमेट्स का प्रोडक्शन कौन करवाता है, ओवरी करवाता है। कौन करवाया बच्चों, ओवरी करवाया। फीमेल गैमेट्स का प्रोडक्शन कौन करवाया, ओवरी करवाया, यानी कि इट इज अ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द फीमेल। इट परफॉर्म टू मेजर फंक्शन, एक तो एग बनाएगा और दूसरा हार्मोन्स बनाएगा। और क्या नाम इसका, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। आप देखो अब होता क्या है, देखो ये फिगर है, अब ये फिगर तुम लोग को बनाने आना चाहिए, ये नहीं बनाने आना चाहिए, ये बनाने आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है ना, अब यहां देखो, ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या ये है ओवरी वाला पार्ट, ये है ओवरी। यहां से एग निकल के देखो हर मंथ किसी एक ओवरी से एग निकलेगा, हर मंथ। अगर इस मंथ इससे निकला है तो अगला मंथ इससे नहीं निकलेगा, किससे निकलेगा, इससे निकलेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही मंथ में दोनों से निकल रहा है, ऐसा नहीं है। तो मान के चलते कि यहां से अगर एग निकला तो एग निकल करके कहां चला जाता है, ये जो है ना, ये वाला रास्ता, इस रास्ता का नाम है क्या, फॉलोपियन ट्यूब। क्या नाम है, फॉलोपियन ट्यूब। क्या नाम है, फॉलोपियन ट्यूब, या फिर इसको हम लोग ओविडक्ट भी बोलते हैं, है ना, ओविडक्ट या फिर फॉलोपियन ट्यूब। इस ट्यूब का नाम क्या है, ओविडक्ट या फिर फॉलोपियन ट्यूब। तो सबसे पहले बताओ जरा कि जो ओवरी है, ओवरी एग रिलीज कहां पे किया, फॉलोपियन ट्यूब में, यानी एक रिलीज कर देता है फॉलोपियन ट्यूब में, और यहाँ पे स्पर्म का वेट करता है। और स्पर्म जो है, यहाँ ये वजाइना है जो ओपनिंग होता है, यहाँ से जो है स्पर्म जो है, ये सर्विक्स जो है, ठीक है, सर्विक्स जो है वो सेकंड वजाइना के बाद क्या आता है, सर्विक्स आता है। यहां से स्पर्म इंटर करता है, और कुछ स्पर्म इधर जाता है और कुछ स्पर्म इधर जाता है। तो मान लो इस मंथ एग रिलीज इस वाले में हुआ, तो जो स्पर्म इधर जाता है ये स्पर्म हो गया खत्म, खराब, डेड, क्योंकि इसको तो मिला नहीं एग। लेकिन स्पर्म अगर इधर जाता है तो जो स्पर्म इधर गया उसको एग मिल गया, इस एग के साथ जो है स्पर्म क्या हो गया, फ्यूज हो गया, और यहां पे फर्टिलाइजेशन हो गया। तो अगर हम पूछे बताओ जरा फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन किस पार्ट में होता है, तो क्या बोलोगे, ओविडक्ट या फिर फॉलोपियन ट्यूब। कहां पे ओवरी अपने अंडा को रिलीज करता है, फॉलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट में रिलीज करता है। गॉट इट?
उसके बाद देखो, जैसे ही बच्चों यहाँ पे जो है, जैसे ही बच्चों यहाँ पे जो है एग रिलीज किया और यहाँ पे जो है स्पर्म आके मीट हो गया, यानी कि फ्यूजन या फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है कहाँ पे, ओविडक्ट में। उसके बाद यहाँ से जो है ये बॉल बॉल यानी कि जायगोट, बॉल यानी कि जायगोट, फर्टिलाइजेशन के बाद तुरंत बाद क्या बन गया, जायगोट बन गया। जायगोट यहां से ढुगरते 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 यहां पे आके चिपक जाता है, ये चिपक जाता है यहाँ पे, यानी कि जब एग रिलीज कर रहा, फीमेल बॉडी के अंदर जो ओवरी होता है, इस टाइम पे जब एग रिलीज कर रहा होता है तो इस टाइम पे इसका नाम है यूट्रस। ये जो पार्ट है ये क्या है हमारा, यूट्रस वाला पार्ट है। यूट्रस का जो लाइनिंग होता है बिल्कुल थिक हो जाता है, इसका जो लाइनिंग हो, देखो ये थिक लाइनिंग है ना बिल्कुल ब्लड वेसल का, देखो ये बिल्कुल थिक लाइनिंग है। अगर हम बात करें यूट्रस का जो लाइनिंग होता है ब्लड वेसल का, बिल्कुल मोटा हो जाता है। क्यों मोटा होता है, ताकि वो जायगोट को रिसीव कर सके, ताकि वो जायगोट को चिपका सके अपने पास। दैट्स व्हाई यूट्रस का लाइनिंग मोटा हो जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है पूरा बात। अब आगे देखते हैं हम लोग, अब आगे देखते हैं, यहां पे आकर के चिपक गया क्या, यहां पे आके चिपक गया तुम्हारा जायगोट। तो जायगोट जैसे ही आकर के ओवरी के दीवार पे चिपका तो इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं इसको, इम्प्लांटेशन। आ रहा है बात समझ में। जायगोट फॉलोपियन ट्यूब से ढुगरते ढुगरते आया और आने के बाद कहां चिपक गया, यूट्रस के वॉल पे, यूट्रस के थिक लाइनिंग पे। तो इसको क्या बोल दिए हम लोग, इम्प्लांटेशन बोल दिए। अब जो जायगोट जो कि सिंगल सेल है वो धीरे 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 क्या होगा, खुद को डिवाइड करेगा। जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा, फीटस बनेगा, और फीटस के बाद फिर बेबी जो है सर्विक्स। उसके बाद क्या होता है, यहां पे बेबी का डेवलपमेंट होता है। यहां जैसे हम लोग का जन्म हुआ है तो हम लोग अपने मम्मी के यूट्रस में ही थे, हम लोग अपने मम्मी के यूट्रस में थे। यहां पे बेबी का प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ और उसके बाद सर्विक्स यहां से ओपन होता है और वेजाइना के थ्रू जो है बेबी जो है दुनिया में आ जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया पूरा बात। इस तरीके से जो है तुम्हारा ह्यूमन बीइंग हम लोग जो भी हैं वो इसी प्रोसेस से हम लोग दुनिया में आए हैं। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो, तो ये बात समझ में आ गया कि हर एक मंथ जो है एक एक को निकालेगा ओवरी, कोई एक ओवरी। अगर इस मंथ ये निकाल रहा है तो अगला मंथ वो निकालेगा। कहां निकालेगा, फॉलोपियन ट्यूब में निकालेगा। स्पर्म का मीट कहां पे होगा, फॉलोपियन ट्यूब में होगा। जायगोट कहां बनेगा, फॉलोपियन ट्यूब में बनेगा। जायगोट के बाद ढुगरते ढुगरते कहां पे आके चिपकेगा, यूट्रस के थिक लाइनिंग में चिपकेगा। ठीक, यूट्रस का थिक लाइनिंग क्यों बनता है, ताकि वो जायगोट को रिसीव कर सके। क्या कर सके, रिसीव कर सके। समझ आ रहा है सब कुछ। ठीक है, और फिर यहीं पे प्रॉपर जो है बेबी का डेवलपमेंट होता है और फिर वेजाइना के थ्रू जो है बेबी बाहर आ जाता है। ये पूरा प्रोसेस है। ठीक है, समझ में आ गया। तो बताओ स्पर्म का एंट्री कहां से हुआ, वेजाइना से हुआ, वेजाइना से होते हुए सर्विक्स से होते हुए यूट्रस से होते हुए कहां चला गया, ये फॉलोपियन ट्यूब में। और फॉलोपियन ट्यूब में क्या था, एग था, पहले से एग था। डन। अब याद है कि कुछ हार्मोन्स भी रिलीज हो रहा था, तो उस हार्मोन्स का काम क्या है, तो गर्ल्स में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है उसको डेवलपमेंट करवाना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो ये बात समझ आ गया। तो फॉलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट, एग इज ट्रांसफर फ्रॉम द ओवरी टू यूट्रस थ्रू फॉलोपियन ट्यूब। इट एक्ट एज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। याद रखना, जो फीमेल बॉडी है, फीमेल बॉडी में जो स्पर्म है वो 3 से 4 दिन तक सर्वाइव करता है, 3 से 4 दिन तक उसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है ना, ह्यूमन बॉडी में, फीमेल बॉडी में जो स्पर्म है, स्पर्म कैन लिव इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट फॉर अप टू 3 to 5 days वेटिंग फॉर एन एग टू बी रिलीज। वो वेट करता है कि एग रिलीज आएगा। अगर एग रिलीज नहीं हुआ तो स्पर्म खत्म। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद यूट्रस देखो, द ओविडक्ट यूनाइट इनटू इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूट्रस। यूट्रस ओपन इनटू द वेजाइना थ्रू सर्विक्स। सर्विक्स से होते हुए ओपन होता है वेजाइना के थ्रू। फिर वेजाइना क्या है, वेजाइना इट रिसीव द स्पर्म फ्रॉम मेल पार्टनर, सर्व एज अ बर्थ कैनल। बर्थ कैनल यानी पेनिस से वेजाइना में जो है यहाँ पे स्पर्म रिसीव होता है। सर्विक्स क्या है सर, यूट्रस इज कनेक्टेड टू वेजाइना, यानी वेजाइना और यूट्रस कनेक्टेड किसके थ्रू, सर्विक्स के थ्रू। जब बेबी का जब जन्म होना रहता है तो यही मैटर करता है कि सर्विक्स ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डॉक्टर का सबसे बड़ा टेंशन ये होता है कि सर्विक्स को ओपन किया जाए। सर्विक्स ओपन होता है तब जो है बेबी बाहर आ पाता है, बेबी बाहर
नहीं आते, जिसके लिए इंजेक्शन में होता है, दवाई होता है, बहुत सारा चीज होता है। या फिर फीमेल बॉडी के अंदर हार्मोन्स होता है जिसको बोलते हैं रिलैक्सिन हार्मोन्स। रिलैक्सिन हार्मोन्स भी काम करता है, यानी कि जो इंजेक्शन डॉक्टर दे रहा है, जो दवाई जो डॉक्टर खिला रहा है, वो चाह रहा है कि जो हार्मोन्स है ना उसको प्रोड्यूस करवाया जाए ताकि इजिली ओपन हो जाए सर्विक्स। गॉट इट? 3 इडियट में जो नहीं दिखाता यहां से पुश कर रहा है, पुश, तो ये पुश क्यों कर रहा है? क्योंकि सर्विक्स ओपन नहीं हो पा रहा है। सर्विक्स एक बार ओपन हो गया तो बेबी इजिली बाहर आ सकता है। सर्विक्स ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो डिपेंड करता है कि मदर का मूड कैसा है उस टाइम पे। मदर बहुत अगर डरी हुई होगी, बहुत घबराई हुई होगी, तो सर्विक्स ओपन होना बहुत मुश्किल है। ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर डर में है मदर तो फिर वो जो हार्मोन्स वो प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, हार्मोन्स अपना काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि मदर पूरा घबराई हुई है। ठीक है? घबराहटपन तो होता है। ये बात समझ में आ गई बच्चों यहां तक? अगर मान लो बच्चों, तो यहां पे सब कुछ समझ आ रहा है सभी को? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है किसी? हाँ। किसी भी एरिया पे, अब किसी भी एरिया, एक मिनट, किसी भी एरिया मतलब ये नहीं कि यहां पे जाके चिपक जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऊपर ये सब समझो कि यहाँ पे ग्लू लगा हुआ है, ग्लू यहां पे आएगा, ढुगरते 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 यहां पे आकर के प्रॉपर जगह वो अपने आप सेट हो जाता है, प्रॉपर जगह सेट हो जाता है। ठीक है ना? अब तुम वो कल पूछा था मिस कैरेज क्या होता है, ये पूछा था। मान लो कि जायगोट यहाँ पे बन गया, एम्ब्रायो बन गया, किसी कारणवश जो है एम्ब्रायो मर गया, उसमें जान है ही नहीं, तो मिस कैरेज। किसी कारणवश पेट में बच्चा मर गया, मिस कैरेज। ठीक है? ठीक, फ्लोपियन ट्यूब समझ में आ गया, ये सब आ गया। अब मान लो कि सर आप ये बताइए कि मान लीजिए कि स्पर्म नहीं मिला, यहां पे एग है और स्पर्म नहीं मिला, तो ये जो एग है वो यहां पे आ जाता है, और ये जो थिक लाइनिंग है, अब थिक लाइनिंग का तो कुछ काम बचा नहीं क्योंकि स्पर्म आया नहीं, तो ये थिक लाइनिंग जो है ये बिल्कुल क्या करता है, इसको यहां से हटाना है। अब फीमेल बॉडी को इसको हटाना है क्योंकि अब उसका काम ही नहीं है, हटाना, वेस्ट हो गया वो। तो हटाने के लिए क्या होता है कि ये थिक लाइनिंग को यहां से झरना पड़ेगा, यहां से हटना पड़ेगा, जिस कारण से क्या होता है कि पेट में ममराहट होगा, पेट में दर्द होगा, पेट ऐसे ऐसे, मतलब पेट मतलब सर्विक्स यूट्रस वाला पोर्शन, यहां पे ऐसे होगा। ये अपने आप तो नहीं झड़ेगा, नहीं अपने आप झड़ जाएगा ऐसे नहीं, इसमें हलचल चाहिए। तो हलचल क्या, ऐसे होगा, तब जाकर के जो ब्लड वेसल वाला लाइनिंग है वो टूटेगा। टूटने के बाद जो है पूरा ब्लड निकलता है, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं हर मंथ। तो या ये जो ब्लड निकलता है बेसिकली यही वो थिक लाइनिंग होता है, जो वेस्टेज लाइनिंग होता है यही होता है, और यही जो है वजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत यहां तक इजी सा प्रोसेस है। अब देखो यहां पे देखो, द स्पर्म एंटर थ्रू वेजाइनल पासेज, ठीक है सर ये बता दिए। सेक्सुअल इंटरकोर्स, दे ट्रैवल अपवर्ड एंड रीचेस टू द ओविडक्ट, दे मे इनकाउंटर स्पर्म के साथ, हाँ देख ले, जा बाहर जा। Fertilization, egg zygote start dividing to form ball called embryo. The embryo get implanted into the uterine wall and continue to develop. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। देखो यहां से स्पर्म जा रहा है, किधर गया, यहां पे आकर फर्टिलाइज हो गया। जैसे ही फर्टिलाइज हुआ तो यहां पे बन गया जायगोट, और यहां से ढुगरते ही बन जाता है एम्ब्रायो। सेल डिवीजन बिल्कुल इमीडिएट शुरू हो जाता है, और आते आते यहां पे आके चिपक जाता है, और यहां पे पूरा बेबी का डेवलपमेंट हो जाता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है सब कुछ? इजी प्रोसेस। अब आगे देखिए, अब आगे देखो यहां पे, एम्ब्रायो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस where they continue to grow and develop organs, यानी कि इम्ब्रायो से जब हाथ पैर नाक कान आंख पेट ये सब जब बनने लगता है उसको फीटस बोलते हैं, यानी अनबॉर्न बेबी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फीटस बोलते हैं। द एम्ब्रायो गेट न्यूट्रिशन, अब जो एम्ब्रायो है, एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन चाहिए डेवलपमेंट के लिए, तो वो मिलता है प्लेसेंटा के थ्रू। कहां मिलता है, प्लेसेंटा के थ्रू, और ये तुम्हारे एग्जाम में आता है। कहां से मिलता है बच्चों, प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है। बताओ ह्यूमन बॉडी में, फीमेल बॉडी में जो है बेबी को न्यूट्रिशन किसके थ्रू मिलता है, प्लेसेंटा के थ्रू। किसके थ्रू मिलता है, प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा क्या होता है, तो मम्मी
मम्मी के क्या बोलते हैं उसको, नाभि से बेबी के नाभि के बीच में प्रॉपर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहता है। यहां पे जैसे मम्मी के नाभि में ऐसे कोड बना होता है, ऐसे यहां से यहां से यहां से यहां से, इन तीनों से रस्सी निकला और रस्सी निकल करके बेबी के नाभि में जाके फिट रहता है। अभी जो रस्सी है इसको बोलते हैं इम्बिसल कोड। तुम लोग न्यू बॉर्न बेबी देखे हो, उसके नाभि में रहता है कुछ, वो जो रहता है ना उसी को एम्बिसल कोड बोलते हैं। ये जो कनेक्टेड, जो डिस्क से कनेक्टेड है, इसको प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, तो मम्मी जो कुछ भी खाती है वो इस प्लेसेंटा में आता है और प्लेसेंटा के थ्रू, एम्बिसल कोड के थ्रू बेबी के बॉडी में जाता है और बेबी का डेवलपमेंट होता है। हाँ, प्लेसेंटा को निकाल लिया जाता है, उसका यूज खत्म, उसको निकाल लिया जाता है, डॉक्टर उसी टाइम देख लेता है। मैनमेड निकलता है, मैनमेड भी डॉक्टर निकालता है उसको, ठीक है ना, डॉक्टर निकालता है उसको, ठीक है ना। किसी किसी में नेचुरली निकल जाता है बेबी के थ्रू। बेबी के थ्रू ऐसा तो थोड़ी सिर्फ बेबी के थ्रू वेस्टेज भी तो निकलता है, जितना वेस्टेज अंदर बना हुआ है। अब बेबी 9 मंथ इसमें सर्वाइव किया तो वेस्टेज होगा ना, अगल बगल पूरा पानी वानी जो भी है वेस्टेज तो होगा, तो वेस्टेज भी बाहर आता है, ठीक है ना। अब देखो, इट इज अ डिस्क शेप स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन यूटेरियन वॉल, इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द एम्ब्रियो एंड मदर, यानी कि बेबी जो वेस्ट करता है वो भी इसके थ्रू ही निकल जाता है। इसको लिख लोगे ना पेपर में बिल्कुल इस तरीके से, सिंपल सा टॉपिक है सर। ये क्या करता है, ये एक्सचेंज करता है न्यूट्रिशन को, वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सचेंज करता है और ऑक्सीजन पहुंचाता है बेबी तक, ठीक है ना, ऑक्सीजन पहुंचाता है बेबी तक। यानी कि जब बेबी पेट में है, तो बेबी जब पेट में है तो ठीक है, बता दिए वो चीज। अब यहां पे ध्यान दो, अब यहां पे ध्यान दो, द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इनसाइड मदर बॉडी टेक अप्रोक्सीमेट 9 मंथ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। जेस्टेशन पीरियड या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं कि मदर जो है अभी प्रेग्नेंट है, यानी कि जब फ्यूजन हो गया तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी डन हो गया, उसके बाद जो है मदर 9 मंथ तक धीरे धीरे देखना, धीरे धीरे मदर का पेट फूलते चला जाता है, फूलते चला जाता है। इसका मतलब क्या, बेबी बड़ा हो रहा है, अंदर बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, बेबी बड़ा हो रहा है और मदर का पेट पूरा बाहर आ जाता है इस तरीके से, ठीक है ना। इस पीरियड को क्या बोलते हैं, 9 मंथ के पीरियड को जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। द चाइल्ड इज बोर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन द यूट्रस। हम बताए थे ना, यूट्रस का मसल हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, ऐसे 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 होता रहता है, जिस कारण से जो ब्लड वेसल है वो भी निकलता है, या फिर जो बेबी है उसका भी मूवमेंट बाहर की ओर हो पाता है, ठीक है। अब ये मेंस्ट्रुएशन पढ़ा दिए कि उससे पहले ये देखो, तो ये बात देखो, फर्स्ट स्टेज में फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट बना, एम्ब्रायो बना, फीटस बना, ठीक है ना। फीटस मतलब प्रॉपर डेवलप हो गया, हाथ पैर आंख नाक कान बन गया। डिड यू नो द प्लेसेंटा एक्ट एज अ लाइफ सपोर्ट सिस्टम फॉर अ ग्रोइंग बॉडी, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, अगर प्लेसेंटा खराब मतलब बेबी खराब। अब यहां पे देखो बच्चों, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन बोल रहे हैं हम। एवरी मंथ ओवरी रिलीज करता है, एक एग यूट्रस प्रिपेयर होता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है, अपने वॉल को क्या करता है, थिक करता है और स्पॉन्जी लाइन बनाता है। उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन जब नहीं होता है तो यही यूट्रस का वॉल जो है वो टूट जाता है, टूट करके पूरा ब्लड जो है वो बाहर आ जाता है। ये जो साइकिल जो है वो रफली एवरी मंथ जो है होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। और ये साइकिल जो है एवरी मंथ रिपीट होता रहता है, स्पर्म नहीं मिला तो रिपीट होता रहेगा, रिपीट, स्पर्म मिल गया तो ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसको क्या हो गया, वो रुक गया, रुक जाता है, ठीक है। इट लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days, यानी 2 दिन का भी हो सकता है और 8 दिन का भी ये हो सकता है। बेसिकली वैसे 4 से 5 दिन का आइडियली होता है, अगर 4 से 5 दिन का हो रहा है तो इसका मतलब ठीक है कंडीशन, ठीक है। उससे कम हो रहा है, कंटिन्यू कम ही हो रहा है या फिर कंटिन्यू ज्यादा ही हो रहा है, तो बहुत ज्यादा ब्लड, अगर मान लो कि हर महीने 8 से 10 दिन का हो रहा है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तब तो ब्लड लॉस होगा बहुत ज्यादा। तो साइंटिफिक रीजन क्या है कि ब्लड फीमेल बॉडी में ब्लड कम क्यों होता है, क्योंकि उनको हर मंथ क्या आता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उनको हर मंथ, जिस कारण से ब्लड लॉस होता है, ब्लड लॉस होता है, क्योंकि जो थिक लाइनिंग बना किससे बना हुआ है, ब्लड वेसल से बना हुआ है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब देखो, अब ऐसे बेबी जो है बेबी बॉर्न ले लिया, लेकिन अगर हम बात करें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और ये हमारा टॉपिक खत्म होने वाला है, जस्ट खत्म, चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे अभी जो है बिहार में बहुत ज्यादा एड्स फैल रहा है, एड्स, एड्स क्या है, AIDS,
अब तो अच्छा फुल फॉर्म बता रहा है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, पता है भाई, सिंड्रोम, ठीक है। तो ये चीज क्या है, ये चीज जैसे एड्स, देखो यहाँ पे लिखा हुआ एड्स एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है ना, ये सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, किसी कारणवश जो है, देखो डिजीज विच आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको हम लोग एसटीडी बोलते हैं। अगर किसी मेल या किसी फीमेल के अंदर, फीमेल या मेल या फीमेल अगर क्या है इस डिजीज से सफर कर रहा है, अगर उसके साथ अगर सेक्सुअल कांटेक्ट में कोई आदमी आता है या फिर कोई ह्यूमन बीइंग्स आता है, तो उसको भी ये सेक्सुअल डिजीज जो है वो हो जाएगा। कौन कौन सा है, तो क्या लिखा हुआ है, गोनोरिया, सिफिलिस, ये होता है बैक्टीरिया के कारण, इंपॉर्टेंट है, गोनोरिया सिफिलिस होता है किसके कारण, बैक्टीरिया के कारण, ये होता है वायरस के कारण, जो क्या बोलते हैं, एड्स बोलते हैं। अब बात ये HIV यही है, एड्स ही HIV है। एड्स के अंदर किसका वायरस होता है, HIV का वायरस होता है, ह्यूमन, अरे एक मिनट, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये नाम है, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है एड्स, ठीक है ना, यानी कि एड्स किसी को है, इसका मतलब उसको क्या है, HIV है, HIV वायरस है उसके अंदर, समझ में आ रहा है। अगर किसी को एड्स है तो एड्स बीमारी का नाम हो गया, तो एड्स के अंदर कौन सा वायरस होगा, HIV वायरस होगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होगा, ठीक है। और ये बंडल ऑफ डिजीज है ये, यानी कि एक ही बार में लूज मोशन हो रहा है, उल्टी हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, बुखार लग जा रहा है, एक ही बार में। HIV होने से आदमी मर जाता है, उसका कोई इलाज नहीं, HIV का कोई इलाज अभी तक खोजा नहीं गया है, यानी HIV हो गया, एड्स हो गया तो आपका मरना निश्चित है, और बहुत गंदा मौत होता है, मतलब जिसको नर्क बोलते हैं वो यही नर्क है, एड्स जिसको नर्क बोलते हैं ना, यही नर्क है। अब बात करते हैं एड्स, तो एड्स जो है वो बहुत तरीके से हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल कांटेक्ट में कोई आएगा तभी एड्स होगा, बिल्कुल भी नहीं। तुम लोग सलून में जाते हो ना, सलून में जाते हो तो हम लोग का होता है कि यहाँ पे ब्लेड चलता है ना, यहाँ पे इसको मिलाने के लिए, हम दाढ़ी बनवा रहे हैं तो मिलाने के लिए ब्लेड चलता है, तो मैक्सिमम टाइम 98% टाइम किसी का फुलसी है यहाँ पे, तो फुलसी घटा जाता है, फुलसी होता है ना थोड़ा सा, तो हल्का सा ब्लड निकल जाता है। अब मान लो कि उस आदमी के अंदर HIV का वायरस होगा, एड्स होगा उस आदमी को, तो उसके ब्लेड में उसका ब्लड लग गया। अब मान लो कि तुम ऐसा भक्टाइल सलून में गए हो कि वही वाला ब्लेडवा से उसको धोया नहीं या फिर ब्लेड को निकाला नहीं, उसी से तुमको बना दिया दाढ़ी। आज जब तुमको दाढ़ी बनाया तो हल्का सा तुमको भी कट लग गया, तो बताओ, तो ब्लड मैच हुआ, वायरस मैच हुआ, तो फिर जब किसी को अगर कोई सेक्सुअली कांटेक्ट में नहीं आया है और उस बंदे को जब एड्स हो जाता है तो वो पूरा पागल हो जाता है कि यार अभी तक तो सेक्सुअली कांटेक्ट में हम आए नहीं है, फिर भी मेरे को एड्स कैसे हो गया है। तो वन ऑफ द रीजन ये भी है। इस कारण से हमेशा हाइजीन मेंटेन करके रखो। हाइजीन मतलब अगर सलून जाना है तो अच्छा सलून में जाना है, प्रॉपर बोलना है कि बउआ जो ब्लेडवा है ना उसको निकालो, निकालने के बाद उसको सैनिटाइज करो, पहले उसको धो और धोने के बाद उसको सैनिटाइज करो। अगर उसके पास सैनिटाइजर नहीं है तो तुम लेकर जाओ, नहीं तो नया तो लगाना ही है, उसको सूता बोलते हैं, उसमें से ब्लेड निकालो, फेंको, और उस सूता को क्या करो, सूता को पहले धो, स्प्रे मारो, धोने के बाद उसमें सैनिटाइजर लगा के पोछो, और उसके बाद नया ब्लेड लगाओ, तब हम मेरा यूज करो। नहीं तो गांव में क्या करता है सब, खट से निकाला ब्लेड, खट से भोका, खट से शुरू। तो भैया सिर्फ ब्लेड में नहीं, उसमें सूता में भी तो ब्लेड लगा हुआ, उसका अधिकतर हो जाता है, अधिकतर कट लग जाता है, लगता है ना जी बॉयज रिलेट कर पा रहे होंगे, लगता है ना हल्का थोड़ा बहुत हल्का सर यहाँ पे कट लगे, यहाँ पे कट लगे, कहीं कहीं लग जाता है कट। तो इसका बहुत ध्यान रखना है कि कहीं भी सलून में, जैसे मेरा भी सलून है तो हम उसको स्ट्रिक्ट बोल के रखे हुए हैं कि बाबू कितना भी लेट हो जाए, वो जो सूता है ना उसको तुम डिटॉल में डुबा के रखो, हो गया काम, कोई नहीं है उसको डिटॉल में डुबाओ, उसके बाद उसको स्प्रे मारो, उसके ऊपर क्या लगाओ, सैनिटाइजर लगाओ, उसके बाद ब्लेड लगाओ, तब उसको मारो आगे की ओर प्रोसेस। तो हमेशा अच्छा सलून में जाए। अब फिर आता है क्या, फिर गमछी जो यूज करता है, सब एक के गमछिया उसको पूछ दिया, उसको लगड़ दिया बिल्कुल, या तो अपना गमछी लेकर जाओ। तो सबसे बड़ा जो HIV एड्स फैलने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो सलून होता है, ये सब चीज होता है सलून, ठीक है ना। तो हमेशा अच्छे सलून में जाए, हाइजीन मेंटेन करवाएं सामने वाले से, क्योंकि आप पैसा दे रहे हैं, आपका बोलने का पूरा अधिकार है, ठीक है ना। हमेशा इस चीज को, थोड़ा सा महंगा सलून में चल जाओ, क्या दिक्कत है, ठीक है ना, ये सब चीज होना चाहिए।
डिपेंड करता है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत खराब है तुरंत मर जाओगे आप। हाँ, नहीं, पता चलता है ना, कुछ दिन सर्वाइव करता है। HIV है तो बाबू उपाय नहीं है, फिर उपाय नहीं है, उससे अच्छा है कि तुम खुद ही जहर खा के मर जाओ। काहे कि वो बहुत खराब उसका मतलब जीते जी जो नर्क होता है ना, वो यही है। हाँ, कैसे? तुमको एक बार में उल्टी भी हो रहा है, तुम्हारा लूज मोशन भी हो रहा है, तुमको एक्सट्रीम बुखार भी है, तुम्हारा पूरा बॉडी पेन भी कर रहा है, सर में दर्द है, तुम्हारा आंख दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो नहीं है ना नर्क। ये सब चीजें बंच ऑफ डिजीज है, ये बंच ऑफ डिजीज। अब इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? तो इससे बचने के लिए हम लोग बर्थ कंट्रोल मेथड का यूज कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा, सबसे इजी क्या है? तो सबसे इजी है हमारा बैरियर मेथड, जिसको हम कहते हैं कॉन्डम्स का यूज करना। ठीक है ना? अब उसको हंसी आ रहा है, नहीं, इसमें हंसने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है ना? जैसे कि ये चैप्टर हम लोग को नहीं पढ़ाया गया था क्लास 10th में, और पता नहीं क्यों, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये अभी तक की, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आपको अपने हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप प्यूबर्टी में हैं और आपका बॉडी पेन हो रहा है, तो आपको दवा नहीं खाना है। आपको पता होना चाहिए कि आपको प्यूबर्टी एज में बिल्कुल हाइजीन मेंटेन कर रखना है। आपको पता होना चाहिए कि प्यूबर्टी एज में प्रॉपर वर्कआउट होना चाहिए आपको। कुछ नहीं, बकवास है सब। ठीक है ना? मतलब अब हेवी वेट मार रहे हैं, अब जितना कैपेसिटी उससे 5 गुना ज्यादा वेट। वर्कआउट मतलब स्वेटिंग होना, गंदगी निकालना बॉडी से बाहर, हाइजीन मेंटेन करना, ये चीज होता है। ठीक है ना? अब प्यूबर्टी एज में ही अचानक से अरिजीत सिंह का गाना अच्छा लगने लगता है, क्योंकि तुम ही हो मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो। क्यों होता है? क्योंकि अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं भाई, केमिकली रिएक्शन हो रहा है अंदर, पूरा बच्चा तबाह है एकदम, कि उसके लिए एकदम मर ही जाएंगे, उसके एकदम मर जाना है, लेकिन उसको पता नहीं है, सब हाइपोथैलेमस करवा रहा है, पूरा हार्मोन्स का अंदर गेम चल रहा है हार्मोन्स का, और उसी में मम्मी पापा धर के कूट देते हैं, कह रहे। लेकिन मम्मी पापा को भी समझना चाहिए कि भैया बच्चा जो है, बच्चा के अंदर केमिकल चेंजेस हो रहा है, उसको समझाना है, कूटना नहीं है, उसको कूटना नहीं, उसको समझाना है कि बाबू ठीक है, ये फेज आता है, इससे तुम जल्दी मूव ऑन कर जाओ। या फिर ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा पाप भी नहीं है जिसके बच्चा के मार के मुआही दिए पूरा, कि अरे लड़की से बात करता है, अरे लड़का से बात करता है। मदर फादर अगर एजुकेटेड है तो उनको भी समझना पड़ेगा कि भैया अंदर जो है ना केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है ना? अंदर जो है केमिकल चेंजेस हो रहे हैं बच्चे के, तो उसको समझाना है, ऐसा नहीं कि मार ही डालना है। बिल्कुल ऐसे ही बोल रहे हैं। क्या बात करता है तुम, एकदम क्या बात करता है। तो ये सब चीज होता है। ठीक है ना? तो उसको उस टाइम पे तुम लोग यानी जो भी बच्चा सब तो प्यूबर्टी एज में हो, आप लोग को भी समझना चाहिए कि भैया ये हार्मोनल खेल है, कोई किसी के बिना मरता नहीं है। ठीक है? तुम्हारे बिना मर जाएंगे, खाना हम नहीं खाएंगे, खाना छोड़ देंगे, ये सब चीज अंदर हार्मोनल चेंज के कारण हो रहा है। तो आपको थोड़ा ये सब चीज पे भी कंट्रोल करना है कि ठीक है, कुछ दिन के बाद सब बुत जाएगा। ठीक है ना? कुछ दिन के बाद सब बुत जाएगा सब, तो उस पर थोड़ा खुद पे भी कंट्रोल रखना है थोड़ा सा, है ना? आप उसका कंट्रोल कैसे करोगे? अगर डेली हैबिट शानदार है, आप प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हो, प्रॉपर डाइट ले रहे हो, प्रॉपर पढ़ाई पे फोकस है, यानी कि उस चीज को डाइवर्ट कर दिया पढ़ाई पे, वर्कआउट पे, तो बिल्कुल आप शानदार परफॉर्मेंस करोगे जिंदगी में, बहुत शानदार। लेकिन अगर इस एज में डाइवर्ट हो गए कि बाबू सोना कुचू कुचू हो गया बिल्कुल, तो फिर खत्म है खेल, क्योंकि आपका फाउंडेशन ही वीक रह जाएगा, तो फिर क्या ही करोगे? फिर आगे करना पड़ेगा, ये 2 साल को मेंटेन करना पड़ेगा, आगे 2 साल, तो 2 साल पीछे हो ना गए। उससे अच्छा अभी से कंट्रोल करना है खुद पे, ज्यादा बाबू सोना कुचू कुचू नहीं करना है। टाइप ऑफ अट्रैक्शन होता है तो ठीक है, ये नेचुरल है, और जिसको अट्रैक्शन नहीं हो रहा है तब वो अननेचुरल है, ये डरने वाली बात है। जिसको नहीं हो रहा है फिर वो अननेचुरल है, लेकिन अगर हो रहा है तो उसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल यानी कि सप्रेस भी नहीं कर लेना, कंट्रोल करना है, अपने पे काबू रखना है, और उस चीज को डाइवर्ट करना है पढ़ाई की ओर, उस चीज को डाइवर्ट करना है अपने वर्कआउट की ओर, अपने डाइट की ओर। तब आप एक शानदार परफॉर्मेंस कर पाओगे। एग्जाम में हो गया, कोई भी एग्जाम में, सब कुछ में शानदार कर पाओगे। एनीवेज, तो क्या क्या मेथड है सर? सबसे पहले बैरियर मेथड। बैरियर मेथड मतलब क्या कि हम प्रॉपर जो है टच में आएंगे ही नहीं, टच में आएंगे नहीं, तो उसी के लिए हम लोग कॉन्डम्स यूज करते हैं। फिर आता है केमिकल मेथड, कि भैया अगर जिसको ओरल पीस बोलते हैं, डिसएडवांटेज क्या है कि इट चेंजेस हार्मोन। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि किसी मेल का स्पर्म किसी फीमेल के उसमें चला गया, वेजाइना में चला गया, और उसके थ्रू होते होते ओविडक्ट होते उधर चला गया। अब उसको डर है कि
इसके अंदर कुछ बीमारी होगा चाहे कुछ भी है, तो उसके लिए फिर पिल्स आता है, तो आदमी पिल्स खा लेता है, तो वो चीज वहीं पे फिर खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन पिल्स खाने का डिसएडवांटेज क्या है कि थोड़ा सा हार्मोनल इनबैलेंस हो जाता है, यानी कि जो आपका मेंस्ट्रुएशनल साइकिल जो आपका डेट के अनुसार चल रहा था वो डेट से आगे पीछे बहुत हो सकता है। दूसरा होता है IUCD, इंट्रायूटेरियन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसको ये बोलते हैं, कॉपर टी भी बोलते हैं, कॉपर टी। इसका यूज करता है, डिसएडवांटेज क्या है भैया, इरिटेशन होता है यूट्रस में। ठीक है, फिर आता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड क्या होता है, किसको बोलते हैं, क्या इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। ये है वास डिफरेंस, ये है फॉलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। तो वास डिफरेंस और फॉलोपियन ट्यूब में क्या कर देता है, कट लगा देता है, उसको जाम कर देता है, जिससे क्या होता है कि स्पर्म जो है वो बाहर आता ही नहीं है। और अगर यहाँ पे कट लग गया, यहाँ पे जाम कर दिया, तो एग जो है प्रॉपर मीट ही नहीं कर पाएगा स्पर्म के साथ। तो इसको बोलते हैं वेसेक्टोमी, इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। देखो वेसेक्टोमी किसमें होता है, अगर मेल के वास डिफरेंस में अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं वेसेक्टोमी। अगर फीमेल के ओविडक्ट में या फिर फॉलोपियन ट्यूब में ब्लॉक कर दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। एक है बैरियर मेथड जिसमें कॉन्डम का यूज हुआ, दूसरा पिल्स है, तीसरा सर्जिकल मेथड है या फिर कॉपर टी का यूज है। सर्जिकल मेथड में वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमिक होगा, ट्यूबेक्टोमिक फॉलोपियन ट्यूब में होगा, वेसेक्टोमिक वास डिफरेंस या फिर मेल में होगा, जिसको नसबंदी बोलते हैं। ठीक है, जिससे बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। और यहां पे आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। हाँ, इस देखो कितने सालों तक चलता है, बचपन में पढ़े हैं। ये शुरू होता है 11 से 12 साल से शुरू होता है, यानी कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी हिट करता है फीमेल में, तब वहां से मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है। ये चलता है करीबन 45 से 50 ईयर तक। इसको बोलते हैं मिनार्च। मिनार्च का मतलब होता है जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है और जिस टाइम पे जाकर के वो बंद हो जाएगा उसको बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं, मेनोपॉज, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो बंद हो गया है। इसको मेनोपॉज बोलेंगे, इसको मेनार्च बोलेंगे। ठीक है, डन। अब चलो, यहां पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया अच्छे तरीके से, बिल्कुल डिटेल में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, एक एक चीज डिस्कस कर लिए। आपका काम क्या है, आप लोग अपना नोट्स पढ़ो, बुक पढ़ो, रिवीजन करो प्रॉपर, और कल इस चैप्टर को कल ही याद करके आओ, कल ही करो, यानी आज पढ़ाए तो आज ही करना है याद। अब चलो तुम लोग का डाउट ले लेते हैं। कोई डाउट है सर? 5 मिनट और खत्म हो गया, खत्म हो गया। नहीं, छुट्टी में 5 मिनट और पढ़ाइए ना आगे आप। तो जो डाउट है आप लोग अभी डाउट हमसे पूछ सकते हो। चलो।